हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं अब जीएसटी के रिवीजन। इनकम टैक्स के पूरे रिवीजन हो गए, एक एक लेक्चर डल गए सर। ठीक है, अब जीएसटी पूरा रिवाइज करते हैं। अगर आप मेरे साथ बैठोगे, रिवाइज करोगे तो पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद आपकी ड्यूटी एक ही बनती है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, उस पर लापरवाही ना करो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। चलो, सप्लाई चैप्टर। देखो, अलग से इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन इससे आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आता है, बट हर बड़े क्वेश्चन या कहीं ना कहीं क्वेश्चन का ये पार्ट बन जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा नॉलेज होना तो जरूरी है सर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस चैप्टर को। चलो लेट स्टार्ट, पढ़ते हैं सर। गुड्स मतलब क्या होता है सर? क्या हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं? हाँ सर। क्या वही डेफिनेशन है? हाँ सर। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या चीज आती है सर यहाँ पर? मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन क्या चीजें नहीं आएगी गुड्स में? मनी एंड सिक्योरिटी। अब मैं थोड़ा सा ना सिक्योरिटी से रिलेटेड आपसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि ना सिक्योरिटीज में मैंने जो बड़ा सा क्वेश्चन है ना सर, जो जीएसटी में आता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, उसमें सिक्योरिटी को लेके एक दो पॉइंट देखे एग्जाम में। इन्होंने डेरिवेटिव्स पूछा है, फ्यूचर पूछा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछा है, ऑप्शंस पूछा है। तो सर ये सब क्या सिक्योरिटीज में कवर हो जाता है? डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो सर सिक्योरिटी में कवर हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आया था वो फ्यूचर्स को लेके आया था कि सर क्या फ्यूचर सिक्योरिटी में कवर्ड है? हाँ सर, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस सर कवर्ड है सिक्योरिटीज में। मतलब अगर उनका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर जीएसटी की बात है ही नहीं, क्योंकि वो गुड्स नहीं है सर। भाई जीएसटी लगाने के लिए मेन पर्पस क्या है? गुड्स होना चाहिए। अब गुड्स ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगाओगे? तो ये आया हुआ है सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो नोट करके रख लेना सर कि सर डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन सर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर होते हैं, इसीलिए वो गुड्स नहीं है और उस पर जीएसटी की बात हम नहीं करते। बट इंक्लूड, कुछ चीजें गुड्स में ये इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है एक्शनेबल क्लेम। इसको लेके तो अपन भारी लड़ाई लड़ने वाले हैं, एक्शनेबल क्लेम को लेके, क्योंकि ये एक्शनेबल क्लेम यहाँ भी है, शेड्यूल 3 में भी है। तो कहानी हम थोड़ी सी सीखेंगे। शेड्यूल 3 में जब पहुंचूंगा तो मैं आपसे एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? सर एक्शनेबल क्लेम का सिंपल मतलब है ऐसे क्लेम जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी अनसिक्योर डेट जिसके अगेंस्ट मैं क्लेम कर सकता हूं या केस कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में है। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served before supply और under a contract of supply। तो सर जमीन के नीचे कोई चीज हो रही है, जमीन के ऊपर कोई चीज हो रही है जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है और सरकार बोलती है उस पे जीएसटी की बात हम करेंगे। सर यहां तक समझ आई बात? आगे आओ। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? सर टैक्सेबल सप्लाई तो वो होता है जिसमें हम जीएसटी लगाने की बात करते हैं सर। तो एक स्टूडेंट बोला सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी होता होगा। मैं बोला हाँ होता है ना सर, नॉन टैक्सेबल दारू, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, आगे देखो। टैक्सेबल टेरिटरी क्या होती है सर? सर पूरा इंडिया सर, पूरा इंडिया। और पूरा इंडिया बोलूं तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी तो हमारा है सर। तो टैक्सेबल टेरिटरी सर पूरे इंडिया। तो सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? आओ सर, सप्लायर कौन है? सरकार बोलती है ऐसा पर्सन जो सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज और बोथ। तो वर्धमान सर आ जाएंगे सर। वर्धमान सर सर्विसेज, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं सर। सर क्या मेरा एजेंट भी आ जाएगा जो मेरे बिहाफ में सप्लाई कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल एजेंट भी सप्लायर आ जाएगा। एजेंट भी सप्लायर की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई कर रहा है सर। क्लियर हुआ? रिसिपिएंट, ओहो रिसिपिएंट कौन है सर?
अब रिसिपिएंट के लिए ना सर आप पहले ये बताओ पैसा कौन देता है। सरकार बोली पहला केस वो है सर जहां पर गुड्स और सर्विसेज की बात हो तो जो पर्सन पैसा देता है, जो पर्सन पैसा देता है, लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन, जो लाइबल है कंसिडरेशन देने के लिए, वो रिसिपिएंट है। और अगर आपने किसी को फ्री में पैसा नहीं लिया सर, नो कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन के अगर आपने उसे गुड्स दिए है तो सरकार बोलती है फिर उस केस में जिसको आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो या अवेलेबल करवा रहे हो वो रेसिपिएंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बोला ये तो और बढ़िया है सर। तीसरा सर अगर सर्विस का केस है और कंसिडरेशन नहीं है तो सरकार बोलती है सर टू होम द सर्विसेज इज रेंडर्ड, जिसको आप सर्विसेज क्या कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो। एकदम सिंपल, ध्यान इधर, बहुत सिंपल। अगर कंसिडरेशन है तो सर जो लायबल टू पे कंसिडरेशन है वही रिसिपिएंट है जो लायबल है पे करने के लिए। सर अगर गुड्स के केस में कंसिडरेशन नहीं है तो सर गुड्स जिसको आप डिलीवर कर रहे हो या अवेलेबल करवा रहे हो सर वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और सर अगर सर्विसेज का केस है और कंसिडरेशन नहीं है तो सर उस केस में जिसको सर्विसेज रेंडर की जा रही है। बात समझ आई सर? क्या इन पर्सन के बिहाफ में इनके एजेंट्स भी हो सकते हैं? यस सर, इनके एजेंट्स भी रिसिपिएंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप समझो, मैं मान लो गुड्स रिसीव करने वाला था बट मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैंने अपने एजेंट को बोला भाई तू मेरे बिहाफ में गुड्स रिसीव कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है मार्केट में। सर मैंने रेसिपिएंट को इतना अच्छे से क्यों बताया? आराम से, क्योंकि सर ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आ चुका है लिखने को, तो आपको रेसिपिएंट पता होना चाहिए ना, तब तो लिखोगे, नहीं तो लिखोगे कैसे सर? ठीक है। अब बात आती है सर सर्विस। सर्विस क्या होता है? इन्होंने बोला सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, नहीं होना चाहिए क्योंकि गुड्स तो ऊपर कवर हो चुका है सर। मनी और सिक्योरिटी यहां भी बाहर है, ध्यान रखिएगा। बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें यूज ऑफ मनी की बात है, सरकार बोलती है उसको हम सर्विस में कवर करेंगे। या फिर सर जहां पर आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी की डिनोमिनेशन में चेंज करते हो तो भी सरकार बोलती है हम उसे सर्विस मानेंगे, मतलब डॉलर से रुपए, रुपए से डॉलर। बट याद रखना उसके लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, बेसिकली कमीशन चार्ज करते हो सर, रुपए से डॉलर कन्वर्ट करने के लिए, डॉलर से रुपए कन्वर्ट करने के लिए। तो सरकार बोली वो जो कमीशन चार्ज किया ना भाई उसको हम सर्विस मानेंगे और उस पर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? यही तो बवाल चीज है सर। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब सरकार ने बोला सुनो सुनो, आज के बाद ना आप एक्शनेबल क्लेम जो जानते हो वो 2 टाइप के होते हैं। मैं बोला अच्छा? बोले हाँ। बोले एक होता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और एक होता है अदर एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अदर एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में है सर। ठीक है, अदर एक्शनेबल, ये 4 हो गया। सरकार बोली अदर एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सर ये शेड्यूल 3 से बाहर फेंका गया है, मतलब इस पे जीएसटी है सर, इस पे जीएसटी है। अब बात ये है सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या क्या है? सर इन्होंने बोला लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब मस्त वाली बात बताओ, इंटर वालों के लिए तो सिर्फ नाम एप्लीकेबल है, फाइनल वालों को तो वैल्यू निकालने भी आता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालना है। तो आपको क्या याद रखना है? नाम। एग्जाम पर्पस के लिए क्या याद रखना है? नाम। कि सर ऑनलाइन में सॉरी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है? बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सर कंसिडरेशन। ये भी एग्जाम में 3 मार्क्स का एक बार लिखने को आया हुआ है सर। कंसिडरेशन क्या है? सर इन्होंने सिंपल बोला सर अगर मॉनेटरी टर्म्स में कोई अगर पेमेंट कर रहा है सर, ठीक है, तो सर जो पेमेंट कर रहा है या करने वाला है, चाहे मनी में करे चाहे अदरवाइज करे सर, ठीक है, उन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ या कोई काम करवाने के लिए, द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट, या तो रेसिपिएंट पैसा दे या उसके बदले कोई और दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
बट शेल नॉट इंक्लूड सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी। क्लियर? बैठा दिमाग में? सॉरी, बैठे दिमाग में? अच्छा, ये कहानी तो तब हो जाती है जब कंसिडरेशन है। हम मान लो अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो सरकार बोली कुछ तो मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं एक्ट कर रहा होगा। जो सामने वाला किसी के लिए कुछ करके दे रहा होगा, जो गुड्स या सर्विस दे रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्ट, मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू है ऑफ द एक्ट। या फिर फॉरबियंस, किसी के लिए कुछ नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। इसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, नॉन कंपीटिंग फीस होती है, किसी के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, तू मुझे पैसा दे, मैं ये काम करना बंद कर दूंगा। Forbearance in respect of or in response of for the inducement of supply of goods and services by the whether by the recipient or any other person, but shall not include subsidy by the central government, state government। सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है उसको हम कंसिडरेशन में इंक्लूड करते ही नहीं। तो कंसिडरेशन में दो चीजें हमने सीख ली सर, पैसा दे रहे हो तो पैसा आ जाएगा, ठीक है, और पैसा नहीं दे रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता कर लेंगे सर हम। जो आप चीजें गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता कर लेंगे, वो हमारा कंसिडरेशन में आ जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? बट इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा सर, कंसिडरेशन में डिपॉजिट नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्रोप्रिएटेड बाय सप्लायर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने अपने क्लासेस में भी यही एग्जांपल दिया और बहुत अच्छा एग्जांपल है सर। समझो एक एयरटेल वाला है, ठीक है, जिससे मैंने अपने घर में बोला भाई वाईफाई कनेक्शन लगा दे। वो बोला ठीक है भैया 2000 रुपये डिपॉजिट लगेगा। मैं बोला ले ले यार। बोला ये 2000 रुपये आप जब वापस लेना चाहे ना ले लेना, जैसे आप कनेक्शन कटाओगे ना 2000 रुपये वापस ले लेना। बोला ठीक है। अब बात ये हुई सर क्या ये 2000 रुपये कंसिडरेशन है? सरकार बोली ना भैया ना, आपने डिपॉजिट में दिया, ये तो आपको वैसे के वैसे वापस मिल जाएगा, ये कंसिडरेशन नहीं है। सेकेंड केस, मैंने एयरटेल वाले को 2000 रुपये दिया, एयरटेल वाला बोला भैया सुनो ना नेक्स्ट 2 से 3 बिल में मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, वापस करने वाला काम नहीं करूंगा। अब बात ये हो रही है सर कि क्या ये 2000 कंसिडरेशन है? हाँ सर ये 2000 कंसिडरेशन है, ये लिखा हुआ है सर, अनलेस अप्रोप्रिएटेड बाय द सप्लायर। क्लियर हुआ? आओ आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है देखो सर सप्लाई। सेक्शन 7 है सर जो सप्लाई को डिफाइन करता है। सर क्या हमें सेक्शंस याद करना जरूरी? नो, बट अगर कर सको तो बेटर है, नहीं भी करो तो कोई पाप नहीं है, बट कर सको तो बेटर है। करते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की हो और एक्स्ट्रा चीजें आती है। बाकी पूरी दुनिया तो ऐसे ही लिख के आ रही सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017। करो तो बेटर है। देखो स्कोप ऑफ सप्लाई, अब सेक्शन 7 बोलता है भाई सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में हम ये 5 पैरामीटर्स चेक करते हैं, अगर आप इस 5 पैरामीटर्स में फॉल करते हो तो हम इसे सप्लाई मानेंगे और इस पे GST की बात करेंगे। क्योंकि सर GST के बेसिक चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि सर GST कब लगता है? जब सप्लाई होती है। तो जब तक सप्लाई नहीं है GST नहीं है। तो सप्लाई क्या होती है? तो इन्होंने बोला सर सप्लाई शुड बी, किस चीज की सप्लाई होना चाहिए? इन्होंने बोला सर गुड्स और सर्विस की। मैं बोला हाँ, मैं ऊपर गुड्स और सर्विस दोनों के डेफिनेशन पढ़ के आया। बोले वेरी गुड। मैं बोला मतलब आप ये बोल रहे हो जो चीज गुड्स और सर्विस नहीं है उस पर GST भी नहीं है? परफेक्ट, बेहतरीन, सही समझ रहा है। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ कंसिडरेशन सर। सर जब तक कंसिडरेशन ही नहीं है वो सप्लाई नहीं है। मतलब मैं बोला क्या बोलना चाह रहे हो? बोले वर्धमान सर जाके फ्री में किसी को कुछ कर दे दिए, मतलब मान लो वर्धमान सर फ्री में कंबल बांट दिए, सर क्या वो सप्लाई है? सरकार बोली ना रे भाई, फ्री में किए, पैसा थोड़ी किए। अगला, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर मैं जो जाके कंबल बांट रहा हूं वो मेरा बिजनेस थोड़ी क्या है, मेरा बिजनेस पढ़ाना है सर, मेरा बिजनेस कंबल बांटना नहीं है। तो अगर वो मेरे बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो तो भी वो सप्लाई नहीं है। बाय अ टैक्सेबल पर्सन, सर वर्धमान सर अभी टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में है, अगर है तो वो सप्लाई में आएंगे। तो सर एक क्वेश्चन था आपसे, जो मार्केट में ई रिक्शा चला रहे सर वो सर्विस है? मैं बोला हाँ।
सर क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं बोला हाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर पैसे लेते हैं? ऑब्वियस सी बात है, फ्री में थोड़ी करेंगे सर। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हाँ सर वो तो उनका बिजनेस है। सर क्या टैक्सेबल पर्सन है? नहीं ना सर, नहीं ना। तो सर ये टैक्सेबल पर्सन होता कौन है सर? कौन है ये टैक्सेबल पर्सन? सरकार बोली ऐसा कोई भी पर्सन जो लाइबल टू रजिस्टर है, ठीक है, लाइबल टू रजिस्टर है अंडर सेक्शन 22 या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में सर अंडर सेक्शन 24, वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में है। ठीक है, अगला टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगा जीएसटी किस पे लगाओगे सर? तो दारू बाहर कर दो सर, वो तो टैक्सेबल सप्लाई होती ही नहीं है सर, तो उस पर जीएसटी की बात आएगी भी नहीं। क्लियर हुआ? तो ये 5 पैरामीटर देखते हैं हम। अगर ये 5 पैरामीटर है तो हम उसे सप्लाई मानते हैं और तब हम उस पर जीएसटी की बात करते हैं। अगर ये 5 पैरामीटर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सप्लाई भी नहीं है, उस पर जीएसटी की बात भी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इन्होंने सेक्शन 7(1) था, फिर 1A लेके आया। 1A में इन्होंने क्या बोला सर? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको हम शेड्यूल 2 में मेंशन करते हैं। मैं बोला अच्छा वो क्या है? सरकार बोली कुछ ना ऐसे पॉइंट्स होते थे जिनको लेके लड़ाई होती थी कि ये गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है कि सर्विस है। सरकार बोली हमने क्या किया, उसे शेड्यूल 2 में लिखा। और जब शेड्यूल 2 में लिखा तो हमने क्लियर कर दिया कि भैया या तो ये गुड्स है या तो ये सर्विस है। अब कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे रेस्टोरेंट को लेके लड़ाई होती थी कि गुड्स है कि सर्विस है, सरकार बोली रेस्टोरेंट की सर्विस इज द सर्विस। अब उसमें गुड्स की कोई बात नहीं होगी, वो सर्विस है और उस पर सर्विस के बेसिस पे ही जीएसटी लगेगा। आया बात समझ? तो शेड्यूल 2 लिस्ट बताता है कि कौन सी चीज गुड्स है, कौन सी चीज सर्विस। क्लियर? अगला इन्होंने बोला सर नथिंग कंटेन एनीथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7(1). सर कुछ अगर एक्टिविटी शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 3 में, सर शेड्यूल 3 क्या होता है सर? कई लोग इसको प्यार से नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं सर। सर मतलब नहीं समझे सर। सरकार बोलती है ऐसे कुछ चीजें हैं जो गुड्स और सर्विस तो है पर हम इसे जीएसटी के दायरे से ही बाहर रखते हैं। सर शेड्यूल 3 में अगर कोई चीजें हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। आप मेरी बात समझो, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, शेड्यूल 3 की चीजों को एग्जेम्प्ट लिख के आते हैं एग्जाम में। नहीं रे भाई, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में अंतर होता है। ठीक है, शेड्यूल 3 की चीजें जो है वो नेगेटिव लिस्ट, वो तो जीएसटी में ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो एग्जेम्पशन की बात क्यों सोच रहे हो सर? एग्जेम्पशन तो तब आता है ना जब जिस पे पहले टैक्स लगाओ फिर सरकार ने एग्जेम्प्ट किया हो। शेड्यूल 3 की चीज तो वो है जिसपे सरकार बोलती है हमने टैक्स का सोचा भी नहीं है भाई, छोड़ दिए, हम बात ही नहीं कर रहे। समझ आया? तो आज से कसम खा लो कि शेड्यूल 3 की चीजों को जाके एग्जाम नहीं लिख के आओगे। एग्जाम नहीं है वो यार, बहुत मिस्टेक होती है इसमें। और सबसे बड़ी उसमें क्या आता है पता है? वो फ्यूनरल ब्यूरल मॉरिचरी सर्विसेज जो होता नहीं है सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज वाला, वो एग्जाम में आता है, स्टूडेंट फ्लो में लिखता है एग्जाम। अरे नहीं भाई, वो एग्जाम नहीं है, नॉन टैक्सेबल है। एग्जाम लिखेगा तो मार्क्स 0 देंगे कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आ रही बात समझ? तो एकदम सिंपल, अभी अपन क्या दिमाग में बैठा है सर, शेड्यूल 3 के जो आइटम्स है लिस्ट अपन पढ़ेंगे वो नेगेटिव लिस्ट है। और सर जब वो नेगेटिव लिस्ट है तो सर वो एग्जाम की बात नहीं है। इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस सर। ठीक है, उसे सप्लाई ही नहीं माना जाता है सर, सप्लाई ही नहीं माना जाता है सर। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक है, इसके बाद सेक्शन 7(1)A है सर। सर ये क्या होता है? एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल। इन्होंने बोला सर कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों केसेस में इसको सप्लाई माना जाएगा। सर ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि एक जमाने में यहां पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स लिखा हुआ था। तो जब गुड्स लिखा हुआ था ना तो होता ये था कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर अपने मेंबर्स को
गुड्स प्रोवाइड करता था तो सर्विसेज सप्लाई होता था, और सर्विसेज देता था तो सप्लाई नहीं होता था। बाद में सरकार ने बोला ओ माय गॉड हमसे गलती हो गई भाई, सॉरी भाई सॉरी। इन्होंने बोला सर गुड्स एंड सर्विस दोनों कवर्ड है, दोनों कवर्ड है, दोनों कवर्ड है। तो सर अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी है। अब एक स्टूडेंट बोला सर मेंबर भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे सकता है। मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं दे सकता। बोले सर वो भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो क्या उसे भी सप्लाई माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी है। हाँ, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। समझ आया? आओ, ये वाला पॉइंट मैंने यहां कवर कर दिया। चाहता तो मैं ये वाला डायग्राम नीचे भी कर सकता था, बट मुझे लगा यही कवर कर लो क्योंकि इसको लेके बहुत लड़ाई है। ठीक है, बहुत लड़ाई है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके। बहुत बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दिमाग में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में है क्या है क्या है क्या। एकदम समझो पहले, एकदम आपको आराम से मैं समझाता हूँ। सर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करना, इंपोर्ट कब माना जाएगा सर? जब मैं किसी इंडिया से बाहर किसी पर्सन से कोई सर्विसेज लेता हूं तब उसे इंपोर्ट माना जाता है। ठीक है, मैं किसी को बाहर दूंगा तो एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर वाला मुझे इंडिया में देता है तो इंपोर्ट होता है। क्रिस्टल क्लियर? अब जब मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं सर्विस, तो पहले क्वेश्चन में ये चेक किया करो सर कंसिडरेशन है कि नहीं है। पहले तो कहानी ये बात आती है। अब अगर कंसिडरेशन है, भाई आप जिससे बाहर से इंडिया के बाहर वाले पर्सन से इंडिया में अगर सर्विस ले रहे हो, जैसे मैंने ना एक चीज देखी थी, न्यूज में देखी थी कि इंडिया ना फिनलैंड से क्या बोलते हैं मशीन मंगाई है, जिससे वो क्या बोलते हैं तालाब नदी को साफ करने के लिए मशीन मंगाई है कोई। ठीक है, फिनलैंड से। फिनलैंड इंडिया के बाहर है सर। अब वो मशीन यहाँ इंडिया में आई है और वो मशीन को चलाने वाला बंदा भी इंडिया में आया है सर। तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर, सर क्या कंसिडरेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, फिनलैंड फ्री में करके देगा सर, कंसिडरेशन तो होगा सर। अगला क्वेश्चन, सर क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? मैं बोल सकता हूं सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये चेक करना पड़ता है। अब जैसे वो साफ करने आए हैं सर, ठीक है, वो तो साफ करने आए नदी तालाब वगैरह, तो सर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है सर। सर क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है? हाँ सर, बहुत आराम से हो सकता है सर। कैसे? एक आध एग्जाम्पल दे दो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो वर्धमान सर को अपने रायपुर में, इंडिया में रायपुर में एक बिल्डिंग बनाना था बिजनेस पर्पस के लिए, जहां पर मेरे को कोचिंग चलाना है। अब मैं क्या किया, मैंने सोचा यार दुबई में कोई अच्छा आर्किटेक्ट बैठा होगा, उस आर्किटेक्ट को बोलूंगा मेरे लिए इंडिया में क्या कर दे, एक बिल्डिंग बना दे, सेटअप कर दे। यही सोचा मैंने। ठीक है, तो वो आर्किटेक्ट बोला ठीक है भैया मैं डिजाइन बना के देता हूँ, टेंशन नहीं लो, बट भैया मैं जो डिजाइन बना के दूंगा उसका कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज लूंगा। तो कंसिडरेशन तो आ गया। अब सर क्या बिल्डिंग मेरे बिजनेस पर्पज से रिलेट करती है? हाँ सर, वो बिल्डिंग बनी क्यों रही है? मेरे बिजनेस करने के लिए। तो सर सरकार बोलती है बिजनेस करने के लिए है तो टैक्सेबल है। मैं बोला अच्छा चलो मान लो मैं अपने घर का आर्किटेक्ट करवा लेता, तो सरकार बोली घर का भी आर्किटेक्ट कराता तो भी टैक्सेबल है। मैं बोला है, वो तो बिजनेस से रिलेट नहीं करती। बोले तो भी टैक्सेबल है। मैं बोला क्यों? सरकार बोली देख एक सिंपल फंडा सीख ले, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विथ कंसिडरेशन है, चाहे तेरे बिजनेस से रिलेट करे चाहे तेरे बिजनेस से रिलेट ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे टैक्सेबल ही करेंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? अब सर अगर विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब आप इंडिया के बाहर किसी से सर्विस ले रहे हो और सर वो आपसे पैसे नहीं ले रहा है, सर फ्री में आपके लिए सर्विसेज करके दे रहा है, फ्री में आपके लिए सर्विस, और ये सर्विस है ना याद रखना, फ्री में आपके लिए सर्विस करके दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन। तो सरकार बोली बताओ तुम जिससे ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन क्या वो रिलेटेड पर्सन है? बोला ये कौन होता है बे? सरकार बोली वाह रिलेटेड पर्सन नहीं जानते यार, ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है सर। सर सच पर्सन आर ऑफिसर या फिर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, सर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है सर, ठीक है, या तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है सर। तो अच्छा रिलेटेड की भी डेफिनेशन है? बोले हाँ हाँ है ना, वाह इनकम टैक्स में रिलेटेड पढ़ते हो, जीएसटी में नहीं पढ़ोगे? बट जीएसटी की सबसे प्यारी बात ये यहीं पर रिलेटेड है और कहीं कहीं रिलेटेड नहीं घुमाता, यही रिलेटेड की डेफिनेशन है जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाती है।
ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल करता है 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग शेयर्स या स्टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है अदर को, अदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है दोनों को। मतलब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, ABC, ठीक है। ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है A, तो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे सर, ठीक है। सर B एंड C ये दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं A को, तो भी रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है सर दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट ये फैमिली वाला, ये एग्जाम में जो रिलेटेड छेड़ता है ना वो फैमिली को लेके ही छेड़ा है आज तक, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स तो बहुत इजी हो जाते हैं, फैमिली वाला पॉइंट ही एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है। तो इन्होंने बोला फैमिली मीन्स मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, ये रिलेटेड, एंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी रिलेटेड में आएंगे, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए सर, दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट, ओनली और मेनली डिपेंडेंट, किसमें, वर्धमान सर में, तभी वो रिलेटेड में आएंगे। जैसे मेरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा भाई MBA, वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है सर, वो नहीं है मुझ पे डिपेंडेंट सर, तो वो रिलेटेड में आएंगे ही नहीं, वो रिलेटेड में आएंगे ही नहीं। आ रही बात समझ, वो रिलेटेड में नहीं आएंगे सर। इन्होंने बोला सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, ओनली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए मुझ पे, तभी कवर्ड है सर। सर एक क्वेश्चन है सर स्पाउस और चिल्ड्रन, भैया स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में लिखा ही नहीं है डिपेंडेंसी की बात, कुछ नहीं लिखा है। अगर मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट भी है तो भी वो रिलेटेड में है, पर सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो अगर होली और मेनली मुझ पर डिपेंडेंट है तभी रिलेटेड में, अदरवाइज रिलेटेड में नहीं है। बात समझ आई, बैठा दिमाग में। आगे देखो, यहां पर इन्होंने बोला सर पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन, जो आपने ऊपर पर्सन पढ़ा वो पर्सन में लीगल पर्सन आते हैं सर। और इन्होंने बोला सर सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसाइनर, सोल एजेंट, मतलब सिंगल एजेंट, ठीक है, जो आपके भी आप आपके बिजनेस सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपके बिजनेस को ग्रो करता है, आपके बिजनेस को चलाने में मदद करता है। सरकार बोली वो पर्सन भी रिलेटेड में कवर हो जाएगा। क्लियर। तो हम पढ़ लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो अगर आपने इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करी और जिससे इंपोर्ट करी वो कौन है भैया, रिलेटेड पर्सन। एकदम आसान भाषा में समझ लो कि सर वर्धमान सर अपने बेटे से जो दुबई गया हुआ है, दुबई में बैठ के बिजनेस कर रहा है, उससे मैंने बिजनेस एडवाइस लिए सर। अब क्या मेरा बेटा रिलेटेड है, हाँ सर। सर इन्होंने रिलेटेड पर्सन कवर किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मैंने अपने बेटे से जो सर्विस ली है क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेट करती है, यस सर, तो फिर टैक्सेबल है। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, आप अपने बेटे से सर्विसेज तो ले रहे हो बट वो अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल मैटर है, तो सर क्या वो उस केस में टैक्सेबल होगा, नो, उस केस में अदर केस में चले जाएंगे और टैक्सेबल नहीं होगा। सर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मान लो मेरा बेटा है जो दुबई में है और वो आर्किटेक्ट है। अब मेरा बेटा रिलेटेड पर्सन दुबई में बैठा है, अब दुबई में वो आर्किटेक्ट का काम करता है। अब मैंने अपने बेटे को बोला यार तू आर्किटेक्ट तो बहुत अच्छा है, एक काम कर तू ना इंडिया में मेरी बिजनेस प्रीमाइसेस डेवलप करने में हेल्प कर दे। बोले बिल्कुल पापा, टेंशन क्या, मैं कर देता हूँ, बना देता हूँ। तो सर क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेट कर रहा है, हाँ सर। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ सर। सर क्या इस पे GST की बात होगी, यस डेफिनेटली होगी। अब मान लो मैं ही अपने बेटे को बोला सुनना बेटा अपन को घर भी डिजाइन करना है, तो एक काम करना अपने मम्मी पापा का रूम अच्छा सा डिजाइन कर दे। सर क्या ये बिजनेस से रिलेट करता है, नो सर। क्या वो रिलेटेड है, हाँ सर मेरा ही बेटा है, बट सर बिजनेस से रिलेट नहीं करता, बिजनेस से रिलेट नहीं करता, तो सरकार बोली इस केस में हम इस पे GST की बात नहीं करेंगे। ये मैंने आपको हर वो जो एग्जाम्पल बताए हैं, हर एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है एग्जाम का। आई बात समझ। अब यहाँ पर रिलेटेड के साथ साथ डिस्टिंक्ट पर्सन भी लिखा है। सर ये वर्ड कहाँ पढ़ते हैं हम, ये वर्ड ना हम शेड्यूल 1 में पढ़ते हैं सर, डिस्टिंक्ट पर्सन। वहां जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, ठीक है। तो सर अदर केस क्या होगा,
बहुत सिंपल है सर। अदर केस में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो सर। रिलेटेड तो है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर नॉट रिलेटेड है बट सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। नो ये इसके बाद और भी कुछ भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो सर। ये दो मेजर कॉम्बिनेशंस है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं सर, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है कि सर सामने वाला रिलेटेड ही नहीं है बट आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। क्या विदाउट कंसिडरेशन में इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और टैक्स लगेगा? नो सर, रिलेटेड ही नहीं है। सर रिलेटेड तो है बट आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज नहीं दे रहा है सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है सर। तो सर विदाउट कंसिडरेशन है, क्या इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान के टैक्सेबल किया जाएगा? नो, नहीं किया जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात शेड्यूल 1 की। सर क्या है ये शेड्यूल 1? सॉरी सर, इन्होंने बोला शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजैक्शन, ये चारों ट्रांजैक्शन एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूं। 4 ट्रांजैक्शंस याद होना चाहिए, लिखने को आ जाते हैं। आप मत याद करो, ये 5 मार्क्स का लिखने को आया है, आप पहले भी पेपर उठा के देख लो सर। इन्होंने बोला सर शेड्यूल 1 में ऐसे ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं जहां पर सर कंसिडरेशन नहीं होता। बोला है? बोले देख, तूने क्या पढ़ा था सेक्शन 7 में कि सर गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। मैं बोला हाँ। दूसरा तूने क्या पढ़ा था? कंसिडरेशन होना चाहिए। तो मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं होता था? मैं बोला हाँ, नहीं होता था। बोले नहीं नहीं, हमने 4 ऐसे केस बताए जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी जीएसटी है। अच्छा बताओ फिर 4 केसेस। सरकार बोली पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। इसको समझो, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, समझो इसको। बिजनेस एसेट है सर ये, ठीक है, समझो ये बिजनेस एसेट है, बिजनेस एसेट। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ आएगा। सर एक बात बताओ, क्या मैं ये जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और इससे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये मेरा बिजनेस एसेट है? हाँ। सर क्या सोच रहे हो, ये आप ही का बिजनेस एसेट है? वेरी गुड। सर कल के दिन ये लैपटॉप पुराना हो गया, मुझे लगा यार अब बेच देना चाहिए क्योंकि कल के दिन मैं नया ले लेता हूँ और उसमें पढ़ाऊंगा। सरकार मेरे से पूछने आई ये लैपटॉप बेचने जा रहा है? मैं बोला नहीं, वो नहीं बेचता यार, बेच के क्या करूंगा, किसी को दे देता हूँ। सरकार बोली अच्छा ठीक है। सरकार बोली ये जब तू लैपटॉप खरीदा था तो तू आईटीसी लिया था? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं लूंगा आईटीसी, क्यों नहीं लूंगा, मेरी बिजनेस एसेट है, बिल्कुल ले सकता हूँ। और कहाँ है, ब्लॉक थोड़ी के सर। वाह, मतलब बिजनेस एसेट में भी आईटीसी नहीं दोगे? सरकार बोली बात तो सुन मेरी भाई, मैं तेरे से पूछ रही हूँ आईटीसी लिया था क्या? मैं बोला हाँ लिया था मैं। सरकार बोली वेरी गुड, ये लैपटॉप किसको दे रहा है? दे दिया भाई को, फ्री में दे दिया। सरकार बोली पैसे नहीं लिया? बोले भाई ये नहीं लिया। सरकार बोली हम इसे सप्लाई मानते। बोले है, क्यों? सरकार बोली सुन, तूने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया बिजनेस एसेट को। क्या तूने आईटीसी लिया था? मैंने बोला हाँ। तो सरकार बोली कंसिडरेशन क्यों नहीं लिया? भाई ये, सरकार बोली वो तेरा पर्सनल घर में रखा कर तू। सरकार बोली इस पे हम जीएसटी लगाएंगे सर, इसे हम सप्लाई मानते हैं और जीएसटी लगाएंगे। मैं सरकार को बोला अच्छा ऐसा। सरकार को मैंने पूछा सुनो, मेरे पास ना कार है, कार। सरकार बोली थैंक यू बताने के लिए, तेरी बिजनेस एसेट है? मैं बोला ना, पर्सनल है मेरी कार। और कल के दिन मैं कार अगर किसी को बेच दूं तो शेड्यूल 1 में कवर करोगे? सरकार बोली पैसा है कि नहीं? मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो अपने भाई को फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। सरकार बोली पागल, जब बिजनेस एसेट ही नहीं है तो फिर हम लड़ क्यों रहे सर, बिजनेस एसेट ही नहीं है। मैं बोला अच्छा चल, 1 मिनट के लिए मान ले, ध्यान से सुनना सर, मेरी बिजनेस एसेट नहीं है, ध्यान से सुनना सर, मेरी बिजनेस एसेट नहीं है पर मैंने भाई को जो कार बेचा उसके लिए पैसा लिए। सरकार बोली यही तो तुम्हारी दिक्कत है,
इसी पॉइंट पे स्टूडेंट एग्जाम में फंस रहे हैं, जो बड़ा सा क्वेश्चन आता है उसमें ये पॉइंट आता है, बिजनेस एसेट नहीं है, कंसिडरेशन लिया हूं मैं। अरे मेरे भाई, सप्लाई के 5 पैरामीटर चेक कर ले। पहला था गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, है सर, कार गुड्स है। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, हाँ सर मैंने मेरे भाई से भी 2 लाख रुपए ले लिया, कंसिडरेशन है। तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सर मेरा कार बेचने का बिजनेस थोड़ी के सर, मेरा पढ़ाने का बिजनेस है मेरे भाई। अभी भी जीएसटी नहीं है, समझ आई बात? ये नहीं आता, ये स्टूडेंट को नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। स्टूडेंट ये पॉइंट पे आके अपने आप को रोक लेता है, वो इसके आगे ही नहीं सोच पाता है कि अरे मेरे भाई इसके आगे भी तो है कहानी। क्यों नहीं सोचता? फंसता है यहीं पर स्टूडेंट, यहीं पर फंसा पड़ा है स्टूडेंट। आ रही बात समझ? आगे नेक्स्ट, मैं आपको जितने केसेस बता रहा हूं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, एग्जाम में आए हुए हैं। जो मैं आपको मर मर के इतने क्वेश्चंस कराता हूँ ना यूट्यूब में, सर वो क्वेश्चंस के एनालिसिस है, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस है। मैं भर भर के अपने प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस कराता हूँ, इन्हीं के बेसिस में मैं आपको बताता हूँ। ऐसा थोड़ी कि कोई चमत्कार हो जाता है, भगवान तथास्तु बोल देते, ना ना ना। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ फंस रहे स्टूडेंट, क्या भूल जा रहे स्टूडेंट एग्जाम में, इसीलिए ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, अब अगला, अभी अभी कहानी नहीं खत्म हुई, अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई है। अरे ये पॉइंट आप मजाक समझ रहे हो यार, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, आगे ध्यान से सुनो। सर ये अगला पॉइंट है। सर मान लो अगर मैंने कोई बिजनेस एसेट परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज करी, पर सर अगर आईटीसी नहीं लिया है, विदाउट कंसिडरेशन किसी को वो एसेट ट्रांसफर करिए, तो सरकार से मैंने पूछा अब जीएसटी, सरकार बोले नहीं आएगा ना मेरे भाई, लिखा हुआ है कि तूने आईटीसी अवेल किया, तू तो कर ही नहीं रहा, तू ही बोल रहा है मैं आईटीसी नहीं लिया हूं, तू ही बोल रहा है मैं आईटीसी नहीं लिया हूं। जब तू आईटीसी नहीं लिया है, जब तू आईटीसी नहीं लिया है, तो हम क्यों तेरे को शेड्यूल 1 में लाएंगे? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है भाई, समझ गया समझ गया। अब एक स्टूडेंट मुझसे पूछा, सर मान लो अगर मेरी बिजनेस एसेट है, मैं उसको परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहा हूं और विथ कंसिडरेशन कर रहा हूं। मैं बोला वाह भाई साहब, आप मुझसे क्या पूछे हैं? अगर विथ कंसिडरेशन कर रहे हैं तो फिर जीएसटी क्यों नहीं होगा? फिर लड़ाई किस बात पे? लड़ाई तो तब आती है ना जब विदाउट कंसिडरेशन होता है, विथ कंसिडरेशन में कभी लड़ाई थी ही नहीं। लड़ाई तो विदाउट में थी, लड़ाई तो पूरी विदाउट में थी। यहां तक तो आम जिंदगी, मेंटर्स तो अब आएगी सर, आओ देखो। ये पॉइंट आपको मजाक लगेगा बट ये मजाक नहीं है। देखो सर, आपने किसी को परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज किया बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम तब भी सप्लाई नहीं मानेंगे जब उस बिजनेस एसेट में आईटीसी ब्लॉक्ड था, ब्लॉक्ड था, ब्लॉक था। ब्लॉक मतलब सर हम आईटीसी ले नहीं पा रहे थे। अबे जब आईटीसी ले ही नहीं पा रहे थे तो इस पॉइंट पे तो एक वही वाला कवर होता है ना, पर्सन जो आईटीसी लेता है। एग्जाम में एक बार आया था सर, मैं बता रहा हूँ कसम से, एग्जाम में आया था और इंटर फाइनल दोनों में आया ना। फाइनल वालों को तो इतना पूछते जिसकी कोई लिमिट नहीं, इंटर वालों को भी आ गया था कि भैया जी वो एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए पर ले नहीं रहा है आईटीसी, लेना नहीं चाहता वो आईटीसी। क्या शेड्यूल 1 में अभी भी कवर होगा? अगर ब्लॉक्ड क्रेडिट या वो लेना ही नहीं चाहता है आईटीसी तो नहीं कवर होगा मेरे भाई, नहीं कवर होगा। अरे बड़े प्यारे पॉइंट, मेरे को अगर जीएसटी का ट्रिकी पेपर बनाना और ट्रिकी पॉइंट, मैं इसी को उठा के बनाऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाएंगे, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नीचे रिलेट कर दिया ना सर, ताकि बच्चा कभी गलती ना करे। अब क्लियर? अब तो क्लियर ना? फर्स्ट पॉइंट को लेके जितने सिनेरियोस थे सब बता दिया भाई, सब बता दिया, इससे ऊपर कुछ नहीं आया है। अब नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन तो हम ऊपर भी सीखे, अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन सीखते हैं और इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं आपको ना इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि इसमें अलग स्टूडेंट कंफ्यूज है। अब इन्होंने बोला भैया सुनो, डिस्टिंक्ट पर्सन बहुत लड़ाई है। सर मान लो, ध्यान से सुनना,
वर्धमान सर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्धमान सर ने एक ब्रांच खोली, ठीक है। वर्धमान सर ने छत्तीसगढ़ में एक और ब्रांच खोली, ठीक है। ये पहली ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच। मैं सरकार से पूछा ये डिस्टिंक्ट पर्सन है? सरकार बोली पहले तू ये बता, ये दोनों ब्रांच जो है तेरी क्या सेम जीएसटी में काम करते? मैं बोला ऑब्वियस सी बात है गधे, एक ही स्टेट के अंदर है, अलग अलग क्यों लूं? सरकार बोली यार ऐसे मत किया कर, तू चाहे तो अलग अलग ले ले, तेरे को मना किए क्या बे? बोला ओ सॉरी, ले सकते क्या? मेरे को नहीं पता था, सॉरी सॉरी, मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में नहीं पहुंचा हूं। बोले इसीलिए पहले से मत लड़ा कर हमसे, तू चाहे तो अलग अलग भी ले ले। मैं बोला नहीं नहीं, अभी तो मैं एक ही रजिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ। सरकार बोली नहीं, इसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा, इस पे जीएसटी नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब ये ब्रांच इसको दे, ये इसको दे, जीएसटी नहीं है? बोले हाँ नहीं है, नहीं है। मैं बोला अच्छा अच्छा, फिर मैं बोला लगे हाथ बता दो, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो? सरकार बोली इसका अलग और इसका अलग है? मैं बोला हाँ अलग अलग है। सरकार बोली फिर ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, फिर ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्लियर है? ये पहला केस समझ आया? ठीक है, ध्यान देना सर। वर्धमान सर की एक ब्रांच है सर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एक ब्रांच है मुंबई में। मैं सरकार से पूछा अब डिस्टिंक्ट पर्सन? सरकार बोली आज पूछ लिया, हमेशा याद रखना जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है, तो तू छत्तीसगढ़ में अलग रजिस्टर कराया होगा, मुंबई में अलग रजिस्टर कराया होगा। सरकार बोली ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। अच्छा, ये हमेशा ही डिस्टिंक्ट है? बोले हाँ हमेशा डिस्टिंक्ट है, इसमें कभी कोई लड़ाई नहीं है सर, इसमें कोई लड़ाई नहीं है सर, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो सरकार बोली तू अपनी एक ब्रांच से अपनी दूसरी ब्रांच में अगर तू गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहा है, तो सरकार बोली इसको हम शेड्यूल 1 में कवर करेंगे नहीं करेंगे? ये देखो मैं काटा, आधे लोग नहीं करेंगे बोल दिए, देखा सर शेड्यूल 1 में कवर करेंगे। तो फिर पढ़ा क्या रहा हूं मैं, नालायको, जागो। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में कवर है व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये भी याद रखना सर, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस से रिलेट नहीं करेगा तो उसको आप फिर शेड्यूल 1 में क्यों लाओगे, फिर उसे जीएसटी में क्यों लाओगे? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला सर ये भी ध्यान दे दो भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर बोलता है मैं एम्प्लॉय को, मेरा प्यारा एम्प्लॉय, मैं 50,000 का गिफ्ट दूंगा। अब एक स्टूडेंट मुझसे लड़ता है और बोलता है सर सैलरी पढ़ाऊं 5,000 का ही गिफ्ट अलाउड है। मैं बोला ए भाई वो इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है, अबे कहाँ कहाँ क्या क्या रिलेट कर रहे हो भाई? जीएसटी के अंदर ही आपस में रिलेट कर लो, उतना ही काफी होता है। आप जीएसटी में इनकम टैक्स क्यों घुसा देते हो बे? सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट दे सकता है, 50,000 तक का गिफ्ट दे रहा है। अब एक स्टूडेंट बोला सर गिफ्ट दे रहा है, ये विदाउट कंसिडरेशन कैसे होगा? मैं बोला है, मैं बोला एक बात बता, तू अपनी गर्लफ्रेंड को, तू मान ले अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे में गिफ्ट दिया, ठीक है, तू क्या उस गिफ्ट का पैसा ले लेता है? मैं बोला लेके दिखा दे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? गिफ्ट मींस विदाउट कंसिडरेशन ही चलना है सर। तो सरकार बोली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे रहा है तो सरकार बोली इसे हम सप्लाई नहीं मानते सर, इसको हम सप्लाई नहीं मानते सर, इस पे जीएसटी की बात नहीं है। तो एक स्टूडेंट बोला अच्छा सर मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे 51,000 का गिफ्ट दिया। सरकार बोली आ बैठ, इसको हम शेड्यूल 1 में कवर करेंगे और इसको सप्लाई भी मानेंगे और इस पे जीएसटी भी है, मतलब 50 ही अलाउड है? बोले हाँ 50 अलाउड है, 50 से ज्यादा नहीं सर। अब इसमें आप मेरे से आई बाय क्वेश्चन पूछते हो सर कि सर पहला क्वेश्चन आप ये पूछते हो सर ये 50,000 हर बार दे? अरे मेरे भाई साल भर की लिमिट है भाई, साल भर की लिमिट, हर बार 50,000 की लिमिट देगा तो फिर तुम बल सैलरी क्यों दे रहे हैं, फिर गिफ्ट ही देते रहे सर। अरे यार कैसी कैसी बातें करते हो, 50,000 पूरे साल भर की लिमिट है, ठीक है।
समझ आया? चाहे गुड्स और सर्विस हो, दोनों मिला के 50,000 की लिमिट है। क्रिस्टल क्लियर? पक्का? अगला सप्लाई ऑफ गुड्स। ओ भाई साहब, ये वाला तो बैंड बजा के रखा है स्टूडेंट का। अब मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए सर आपका। अब ये क्या बोल रहा है सर, मैं इसको ना आपको लिख के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा सर। ज्यादा क्या, मरते दम तक याद रहेगा सर। अब हम जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में लड़ने वाले हैं। पहले तो कसम खा लो सर कि सर ये विदाउट कंसिडरेशन है और सिर्फ गुड्स कवर करता है। लिख लो, सर्विसेज अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। लिखो भाई साहब, लिखो, सिर्फ गुड्स कवर्ड है, सर्विसेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे मैं 10 बार बता रहा हूं फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। सर गुड्स कवर्ड है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सर्विसेज नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कहानी सर एकदम सिंपल रखना, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से बताऊंगा। प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट, कस्टमर। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया, ठीक है, एजेंट ने कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया। यहां तक क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब ये जो एजेंट है, ध्यान दीजिएगा सर, ये एजेंट इसको बिल बनाएगा सर, इनवॉइस। अब ये जो इनवॉइस बना रहा है, ये इनवॉइस एजेंट के नाम से, एजेंट के नेम पे इनवॉइस बन रहा है सर। तो सरकार बोलती है फिर इस केस में ये जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है, इसको हम सप्लाई मानेंगे और शेड्यूल 1 में कवर करके जीएसटी लेंगे। क्लियर? पहला केस सिंपल है। बिल कौन बनाया सर? एजेंट। किसके नाम पे बनाया सर? एजेंट अपने नाम पे बनाया सर और आगे सप्लाई किया। क्लियर? नेक्स्ट केस, प्रिंसिपल, एजेंट। अभी आप दोनों केस देखो, सब क्लियर हो जाएगा। कस्टमर, सर एजेंट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को गुड्स। इस बार एजेंट जो इनवॉइस बना के दे रहा है, ये इनवॉइस जो है, ये इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है सर, नेम ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया सर विदाउट कंसिडरेशन। बात ये आई सर, ये जो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया है सर, क्या इसे शेड्यूल 1 में सप्लाई मानेंगे? सरकार बोली ना बेटा, ना मुन्ना ना, इसे सप्लाई नहीं मानेंगे और इस पे जीएसटी की बात नहीं है। सर मैं एग्जाम में क्या देखूं? आप एग्जाम में देखो कि बिल किसके नाम से बन के कस्टमर को मिल रहा है, बस ये देख लो। उसी से डिसाइड होगा कि वो शेड्यूल 1 में आएगा कि शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। इतने प्यारे एग्जाम्पल सिंपल तरीके से बताया हूं भाई, यही नोट करके रख ले, कभी नहीं फंसेगा। आई बात समझ? नेक्स्ट सर, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, बाकी तो आगे शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजेक्शन हो गए, समझ आ गए सर? आओ सर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, क्या ये भी जीएसटी में आ जाएंगे? हाँ सर, इस पे भी जीएसटी लगेगा सर, ठीक है, इस पे भी जीएसटी लगेगा सर। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है। बट याद रखना, ब्रांच कहाँ है, सेम जीएसटी के नंबर है, अलग स्टेट में है, ये देखना पड़ता है, ये देखना पड़ेगा ना सर, जो ऊपर सिखाया था। परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होती, क्योंकि वो सैलरी का पार्ट होता है सर, ठीक है। ये हम शेड्यूल 3 में सीखेंगे भी। सर शेड्यूल 2 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शेड्यूल 2 एक बार सिर्फ रीड करना चाहिए, उसके बाद तो दोबारा इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सर क्यों? शेड्यूल 2 बताता है सर कि एग्जाम में, अभी शेड्यूल 2 हमें ये बताता है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर एग्जाम में बैठ के ये मुझसे नहीं आता है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि बहुत ईजी होता है, एक स्टूडेंट पढ़ के भी समझ जाता है कि क्या गुड्स होगा और क्या सर्विस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। एक आदमी ने ट्रांसफर किया टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप।
सर अगर आप किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे तो गुड्स, आप किसी को यूज करने दे रहे हो तो सर्विस। सर आप किसी को टाइटल ट्रांसफर करते हो बट बोलते हो सर तू हायर परचेज में ले, तू जब पूरा पैसा देगा तब ओनरशिप देंगे, तो गुड्स। आ रही बात समझ? लैंड और बिल्डिंग, लीज, टेनेंसी, लेटिंग आउट, सर किराए पे देना, सर्विस। सर सब सर्विस है, सब सर्विस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इसको प्यार से ना आप लोग जॉब वर्क बोलते हो सर। सर्विस, सोच क्या रहे हो, सर्विस। अगला, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हो। सर सरकार बोली परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है, मैं बोला देखो, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस इज नो लॉन्गर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दोस एसेट। सिंपल है सर, आप अपने बिजनेस के एसेट किसको बेच दिए, अबे मेरी एसी की दुकान है, एसी बेच दिया, सरकार बोली सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। अगला, सर गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज मेड अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है सर, सिर्फ सामने वाले को यूज करने दिया है, बेचा नहीं है तो सर्विस है, बेचा नहीं है तो सर्विस है, ठीक है। अगला, जहां पर मैं किसी पर्सन को, ठीक है, अपनी बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अब वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, मतलब उसका टर्नओवर 19 लाख हो गया होगा, and any goods forming part of the asset of the business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately। मतलब सर कोई पर्सन है जो पहले जीएसटी में था, अब उसका टर्नओवर 19 लाख, तो वो जीएसटी से बाहर हो गया, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो सर उस केस में उसके पास जो भी गुड्स है, सरकार बोलती है हम उसका सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे और उस पर जीएसटी की बात करेंगे। रेंटिंग तो हमेशा एक सर्विस थी सर, रेंटिंग में क्यों सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन, टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर डेवलप, डिजाइन वगैरह कर रहे हो, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन टू डू एन एक्ट, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, इसका सर्कुलर है, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, यूज करने दे रहे हो, सरकार बोली सब सर्विस है, सब सर्विस है। पर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर अगर आपने कोई बिल्डिंग बनवाया और अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है, बिफोर कंप्लीशन अगर किसी को ट्रांसफर करते हो तो वो सर्विस है, और अगर किसी को बिल्डिंग बनने के बाद बेचते हो तो वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं है, याद रखेंगे सर। बिल्डिंग बनने से पहले अधूरी बिल्डिंग है, अधूरी दीवार खड़ी हुई है और बेच दिया आपने किसी को, सरकार बोली सर्विस, जीएसटी है। बिल्डिंग बन गई, घर बन के तैयार है, अब किसी को सप्लाई कर रहा हूं, सरकार बोली अभी गुड्स ही नहीं है, जीएसटी काय का आएगा, आई बात समझ। अगला देखो सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, ये तो जिनों से सर्विस थी सर। सर रेस्टोरेंट वाले लोग हमेशा से सर्विस थी सर, आई बात समझ। शेड्यूल 2 ऐसे ही पढ़ा जाता है, अभी इसको क्यों रटोगे, पागल हो गए, एग्जाम में लिखने को नहीं आता शेड्यूल 2, ठीक है। इसमें सर्कुलर है, देखो, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, टेनेंसी राइट मालिकाना हक। सर मैं आपको बताऊं, ये टेनेंसी राइट का ना कैसे समझना, ध्यान से सुनो, टेनेंसी राइट का ऐसे समझना कि सर प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, फिर बाद में मत बोलना सर समझ नहीं आया। टेनेंसी राइट ऐसे समझना कि सर टेनेंसी राइट किस चीज से रिलेटेड ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि टेनेंसी राइट एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है। सर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं हम टेनेंसी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग यूज फॉर पर्पस ऑफ रेसिडेंस, तो एग्जेम्प्ट है सर टेनेंसी राइट का पैसा। पर सर अगर टेनेंसी राइट कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो टैक्सेबल है। तो मैं कभी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ टेनेंसी राइट आंख बंद करके टैक्सेबल मत करना, पहले चेक करो सर किस चीज से रिलेटेड टेनेंसी राइट है सर, उसके बाद डिसाइड करना। तो टेनेंसी राइट का पॉइंट ना रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है सर, ठीक है। उसका जब चार्ट पढ़ाऊंगा ना रेंटिंग वाला तब सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अगला, जीएसटी इज अट्रैक्टेड इवन दो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेविड ऑन सच प्रीमियम, ठीक है। और ये देखो सर समझ आया टेनेंसी राइट, इसीलिए टेनेंसी राइट मैं वहां पर कवर कर लूंगा आपका, ठीक है, जब वो चार्ट पढ़ाऊंगा, मेरे पास चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट से पढ़ाऊंगा तब कवर कर दूंगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल 3 के आइटम से ध्यान दो, देखो शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज पहले तो दिमाग में ये बैठाओ कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, पहले आप ये दिमाग में बैठाओ कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है, ये नॉन टैक्सेबल है,
नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसे माना ही नहीं जाता। सर अगर आपने एग्जाम में किसी भी एक पॉइंट को अगर आपने एग्जेम्प्ट लिख के आया तो एग्जामिनर आपका बहुत मार्क्स काट देगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये माना जाएगा कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है ही नहीं, तो वो आपको शायद 0 भी दे दे। तो ये बात पहले दिमाग में बैठाओ कि शेड्यूल 3 की एक्टिविटी एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियर? नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं इसको प्यार से हम, ठीक है, हम प्यार से इसको नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई कहानी? अब पढ़ते हैं सर शेड्यूल 3 में क्या आइटम्स आते हैं सर। सबसे पहला, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एकदम सिंपल भाषा में, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सरकार बोलती है वो शेड्यूल 3 में है, उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। प्यार से आसान भाषा में सैलरीड आदमी बाहर है सर, क्योंकि हम अगर किसी के अंदर सैलरी में काम करते हैं तो हम बेसिकली उसे सर्विस ही देते हैं सर, बट सरकार ने शेड्यूल 3 से हमें बाहर किया। पर याद रखना सर, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अगर हुआ तो, अदर देन दैट अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए कुछ किया, सॉरी अदर देन दैट मतलब नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए कुछ किया तो उस पे जीएसटी आएगा। सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? आपको एग्जाम में लिखेगा सर, एग्जाम में बताएगा सर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो समझ जाना सर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मतलब उस पे जीएसटी है सर, ठीक है। अगला देखो, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज को छोड़ दिया गया, ऑब्वियस सी बात है सर इन पे जीएसटी की बातें ना करो सर, ठीक है। अगला, सर्विसेज परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटीज, इन्हें छोड़ दिया गया सर, ठीक है, इन्हें छोड़ दिया गया। आओ आगे, ये आता है एग्जाम में बहुत, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरेमोटोरियम, मॉरिचरी सर्विसेज, ठीक है सर, फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरेमोटोरियम, मॉरिचरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, मरे हुए इंसान को ले जाना। बढ़ते कदम गाड़ी का नाम सुने हो? आखिरी हम सफर, बढ़ते कदम, ये सब गाड़ियां होती है जो मरे हुए लोगों को लेके जाती है सर। सर सरकार बोली इन सर्विसेज पे जीएसटी की बात नहीं है, जहां पर आप किसी को जला रहे हो, दफना रहे हो, ये सब चीजों पे जीएसटी नहीं है सर, ठीक है, जीएसटी ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, मरे हुए आदमी को लेके जाना, ठीक है। अगला, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है सर, ये तो हम शेड्यूल 2 में पढ़े हैं। अरे मेरे भाई, शेड्यूल 2 में ये पढ़ा था कि अगर बिफोर कंप्लीशन अगर तू बिल्डिंग को बेचता है तो वो सर्विस है, आफ्टर कंप्लीशन वो इमोरल प्रॉपर्टी हो जाती है, इमोरल प्रॉपर्टी हो जाती है तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाती है। तो सरकार ने बोला इन केस अगर किसी को याद ना रहे, समझ ना आए, तो यहां पर भी समझ ले सर, ठीक है। अगला, एक्शनेबल क्लेम। ओहो, यही तो बात है ध्यान रखने वाली बात। सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन पे तो है, पर हमने शेड्यूल 3 से लिख के उसे बाहर कर दिया जीएसटी से। तो सर यहां पर एक आगे बात लिखी हुई है सर, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में जीएसटी है। सर तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है? स्टार्टिंग में डेफिनेशन तो पढ़ाया था, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पे जीएसटी है सर, क्लियर। अगला, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। सर ये क्या हो रहा है? सर यूएसए वाला दुबई वाले को गुड्स बेच रहा है, और जो गुड्स बेच रहा है वो गुड्स इंडिया एंटर ही नहीं करता, तो सरकार बोली भाई फिर हम क्यों उस पे जीएसटी की बात करेंगे, और करना भी मत।
मारेंगे यूएसए और दुबई वाले सर, हमें क्या करना है जीएसटी का, जब वो गुड्स इंडिया में आया ही नहीं। अरे दो आपस में कंट्री बाहर काम हो रहा है, हमें क्यों घसीट रहे हो जीएसटी में। अरे बात समझ, सरकार इसको लिख दी सर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कल के दिन इसको पकड़ के भी जीएसटी की बातें कर लेते सर। इसको लिख के इन्होंने क्लियर किया। अब ये 2 पॉइंट थोड़ा सा समझो, इस पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। मैं आपको बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, आराम से समझ आएगा, समझना। सर वर्धमान सर अपनी एक प्रॉपर्टी लेके LIC के पास गए, ठीक है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। LIC बोला ओके आपको इंश्योरेंस कराना है। मैं बोला वाह समझदार हो आप। बोले गधे हम इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस ही करेंगे ना। मैं बोला ओह ठीक है। LIC वालों के पास मैं गया, 100 करोड़ की एसेट लेके, भैया इंश्योरेंस कर दो। LIC वाले बोले ठीक है भाई हम आपकी एसेट का इंश्योरेंस कर देंगे, हम इस पे 10% प्रीमियम लेंगे। तो मीन्स 10 करोड़ का प्रीमियम लेंगे। मैं बोला ठीक है। बोले भैया GST भी होता है 18%, वो भी लेंगे। मैं बोला 11.8 करोड़ ले लो। बोले समझदार हो आप, हम आपसे इतना पैसा लेंगे। ये बात समझ आई, बैठा दिमाग में। अब LIC को लगा भाई साहब ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे अकेले के लिए इंश्योरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो LIC वाला बोला एक काम करते हैं सर, हम अकेले नहीं करेंगे, हम अपने साथ साथ रिलायंस को भी ले आते हैं, दोनों मिल के करेंगे। मैं बोला वो क्या होता है। बोले LIC, मैं तो वर्धमान सर LIC वाले को जानते हैं। LIC वाला बोला वर्धमान सर को मैं आपके लिए रहूंगा लीड इंश्योरर और ये रहेगा को इंश्योरर। मैं बोला मेरे को क्या करना है। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्धमान सर को 11.8 करोड़ देना है और घर जाना है। मैं बोला ठीक है मैं घर जा रहा हूं। अब गवर्नमेंट LIC के पास आई और LIC को बोली सुनो तुम्हें ना 1.8 करोड़ का GST मिला है वर्धमान सर से, हमें दे दो। ठीक है, तो LIC बोला ओके दे दिया। अब LIC क्या करा, इस प्रॉपर्टी को अकेले इंश्योर नहीं किया, उसने रिलायंस के साथ मिलकर इंश्योरेंस किया। पर वर्धमान सर से पूरा 100 करोड़ पे प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसने बोला भाई 50 करोड़ का मैं इंश्योर करता हूं, 50 करोड़ का रिलायंस से करवा लेता हूं। लीड इंश्योरर को इंश्योरर साथ मिलकर प्रॉपर्टी इंश्योर कर लिए। अब भाई रिलायंस बोला सुनो तुम वर्धमान सर से ना पूरा पैसा ले लियो 10 करोड़ प्रीमियम का। बोले मुझे भी तो 5 दे दो, 5 तो मेरा भी बनेगा। तो LIC बोली हाँ सर 5 तो आपका भी बनता है, ले लो भाई 5 ले लो। अब गवर्नमेंट क्या बोली, भैया ये 5 करोड़ पे GST दो, 5 करोड़ पे GST दो। तो LIC वाला बोला पागल हो, जब मैं तुम्हें 10 करोड़ पे पूरा 1.8 करोड़ GST का अमाउंट जमा कर चुका हूं तो तुम्हें 5 करोड़ में वापस GST क्यों दूं। तुम्हारे पास तो आ चुका है इनडायरेक्टली 5 करोड़ पे GST। सरकार बोली ओह सॉरी हमसे गलती हो गई। सरकार बोली ठीक है इस 5 करोड़ पे GST नहीं होगा, ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड LIC ने पूरा 10 करोड़ पे GST जो है वो जमा कर दिया है, जो कि अपने वाले एग्जाम्पल में कर दिया। समझ आया, ये 8th पॉइंट था। अरे बड़ा इजी तरीके से समझाया। अब 9th वाला देखो सर, ये 8th वाला पॉइंट था, अब 9th वाला पॉइंट देखो। 9th वाला पॉइंट तो और मस्त है। ठीक है, सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच साइडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड। अब इसको समझना। वर्धमान सर अपनी प्रॉपर्टी लेके गए LIC के पास, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, एकदम क्लियर सिंपल रखते हैं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10% प्रीमियम मतलब 10 करोड़, इस पे GST है 18% मतलब 11.8 करोड़ वर्धमान सर से ले लिया गया, जिसमें से ध्यान दीजिए सर, जिसमें से 1.8 करोड़ गवर्नमेंट को दिया गया, क्योंकि GST का अमाउंट है, खुद थोड़ी खा लोगे पैसा, गवर्नमेंट को दे दोगे। ठीक है, अब LIC पूरा 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर दी मेरी प्रॉपर्टी का, पर बाद में ना LIC की फटी,
LIC को लगा ये भाई अगर कल के दिन कुछ एसेट को हो गया तो मुझे 100 करोड़ देना पड़ जाएगा, मेरा बिजनेस हिल जाएगा, मैं डूब जाऊंगी। तो LIC क्या करती है, ध्यान देना सर, LIC रिलायंस वाले के पास जाती है और रिलायंस वाले को बोलती है भाई सुनो हमने ना 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इंश्योर की है। तो रिलायंस बोला मुझे क्यों बता रहा है, बोले नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे हो, मैं इस प्रॉपर्टी को आपसे री इंश्योर कराना चाहता हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को आपसे री इंश्योर कराना चाहता हूं। रिलायंस बोला ऐसा क्यों, बोले 100 करोड़ का पूरा बर्डन मेरे ऊपर है, मैं पूरा 100 करोड़ का बर्डन नहीं उठा पाऊंगा, कल के दिन कुछ हो गया तो मैं गया, मैंने तो एक बार प्रॉपर्टी इंश्योर कर दी है, बट मैं क्या चाहता हूं, एक काम करते हैं 60% मैं रख लेता हूं इंश्योर जो क्यों, मैं 40% मैं आपसे री इंश्योर कराना चाहता हूं, 40% मैं आपसे री इंश्योर कराना चाहता हूं। मैंने तो पहली बार में पूरा 100% इंश्योरेंस किया था, ठीक है, बट मेरी काबिलियत 60% ही पैसा देने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मेरा बिजनेस डूब जाएगा अगर कुछ हो गया एसेट को और पूरा पैसा देना पड़ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ पार्ट ऑफ द एसेट आपसे री इंश्योर करा लेता हूं ताकि पैसा आपसे कुछ मुझे मिल जाए ताकि मेरा बिजनेस चलते रहे। रिलायंस बोला ओके मैं री इंश्योर कर दूंगा 40%, पर सुन भैया ये 40% जो मैं री इंश्योर करूंगा इसका तुझे मुझे 40% प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। भैया पूरा प्रीमियम तू थोड़ी रखेगा, पूरा प्रीमियम कब तू रखा था, जब तू 100% इंश्योर किया था, अब तो तू 60% ही कर रहा है, 40% मुझसे री इंश्योर करा रहा है ना, तो मुझे 40% प्रीमियम भी दे दे। तो LIC बोला ठीक है भाई 4 करोड़ का प्रीमियम आपका, क्रिस्टल क्लियर है, बैठा दिमाग में। अब ध्यान से सुनना, सर क्या रिलायंस की 4 करोड़ की प्रीमियम की कमाई है, हाँ सर। सर ये धंधा कौन लेके आया, सर LIC वाला लेके आया, किसके लिए लेके आया, रिलायंस के लिए लेके आया, तब तो रिलायंस को प्रीमियम की कमाई हुई ना। अब LIC वाला बोलता है सुन भाई देख मैं तेरे लिए ना धंधा लेके आया हूं, 4 करोड़ का प्रीमियम मिल गया ना, 40 करोड़ का एसेट और क्या बोलते 4 करोड़ का तेरे को प्रीमियम मिल गया, इसके बदले तुझे मुझे कुछ कमीशन देना होगा, ठीक है। तो रिलायंस बोला किसको, LIC को, ठीक है भाई मैं तेरे को कमीशन दे देता हूं जिसको री इंश्योरेंस कमीशन बोल देंगे या फिर रीसाइडिंग कमीशन बोल देंगे सर, री इंश्योरेंस कमीशन और रीसाइडिंग कमीशन। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो सर अब कल के दिन ध्यान से सुनना सर, LIC को रिलायंस को कितना देना है सर, 4 करोड़, और रिलायंस को LIC को कितना देना है सर, री इंश्योरेंस कमीशन देना है। और एक बार के लिए कन्वीनियंस के लिए अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि सर 1 करोड़ रुपए देना है री इंश्योरेंस कमीशन, सर कमीशन तो देना पड़ेगा ना सर, ऐसा थोड़ी कि फ्री में आपको कोई फायदा पहुंचा देगा सर, तो सर री इंश्योरेंस कमीशन देना है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर। अब गवर्नमेंट बोलती है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने बोला LIC को सुन भैया अगर तूने 1.8 करोड़ हमारे पास जमा कर दिया है, 1.8 करोड़ तू हमारे पास जमा कर दिया GST का अमाउंट जो हमें मिलना चाहिए था, उसके बाद अगर तू 4 करोड़ का प्रीमियम रिलायंस के साथ शेयर करता है तो ये 4 करोड़ का प्रीमियम और जो तू री इंश्योरेंस कमीशन ले रहा है उस पर, ठीक है, री इंश्योरेंस कमीशन ले रहा है। अब री इंश्योरेंस कमीशन ले रहा है तो प्रैक्टिकली समझो मुझे किसी को 4 करोड़ देना है और मुझे उससे 1 करोड़ लेना है, तो मैंने रिलायंस को बोला सुनना भाई मैं तेरे को 3 ही करोड़ दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है। अब मैं तेरे को 4 दूं तू मुझे 1 दे, कितना टाइम पास है, तो मैं तेरे को 3 ही करोड़ दे देता हूं। सरकार बोली ये जो 1 करोड़ है इस 1 करोड़ पे हम GST की बात नहीं करेंगे प्रोवाइडेड हमें जो ग्रॉस प्रीमियम था उस ग्रॉस प्रीमियम में जितना GST का अमाउंट था वो हमें मिल गया है, तो ये जो 1 करोड़ है इस 1 करोड़ पे हम GST की बात नहीं करेंगे, शेड्यूल 3 में कवर कर देंगे और हम इस पे GST की बात नहीं करेंगे। आई बात समझ, देखो सर इज डिडक्टेड फ्रॉम द, देखो सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर द रीसाइडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर
ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और आईजीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर ऑन द ग्रॉस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ द सेड रिसाइडिंग कमीशन। मतलब इन्होंने प्यार से यही बोला, भैया इस 4 करोड़ पे, ठीक है, ये 4 करोड़ पे जो जीएसटी की बात है, वो जीएसटी का अमाउंट और जो 60% पे जीएसटी का अमाउंट है वो हमें मिल गया हो एलआईसी से। ठीक है, तो आप समझो मेरी बात, क्या हो रहा है, कहानी समझ आई सर? एकदम सिंपल सर। हमने क्या किया, री इंश्योर कराया, री इंश्योरेंस का जो कमीशन है 1 करोड़, उसको सर ग्रॉस प्रीमियम से माइनस कर दिया। माइनस किया ना सर, जो हम प्रीमियम शेयर कर रहे हैं उससे माइनस कर रहे हैं। सरकार बोली भैया अगर इस 4 करोड़ में हमें जीएसटी का अमाउंट मिल गया है और आप उसके बाद नेट करके पे करते हो, तो हम इस 1 करोड़ पे जीएसटी की बात करेंगे ही नहीं सर, शेड्यूल 3 में रखेंगे। पर अगर आप इस 4 करोड़ पे हमें जीएसटी नहीं देते तो फिर उस 1 करोड़ पे हम जीएसटी की बात करेंगे और इसे शेड्यूल 3 से बाहर कर देंगे सर। सर मुझे एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सिंपल इतना याद रखना है कि सर क्या क्रॉस प्रीमियम, देखो सर, ये देखो एग्जाम में ना ये वर्ड इसके लिए यूज करेगा सर। सर क्या क्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी अगर पे हो गया है तो उस केस में रीसाइडिंग कमीशन पे जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर सर नेट प्रीमियम पे जीएसटी पे हुआ है तो रीसाइडिंग कमीशन पे जीएसटी आ जाएगा। ये इसका क्रक्स है। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ये तो बड़ा अच्छे से मैंने आपको लिख के समझा दिया ताकि अब डाउट ना आए सर। ठीक, चलो आओ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं सर। मैंने कुछ आपको सिंपल सी बात बताई थी सर, आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कुछ काम करोगे तो टैक्सेबल है सर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलोगे तो टैक्सेबल है। कोई एम्प्लॉय प्री मैच्योर टर्मिनेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट सर, तो उसको सप्लाई नहीं मानते क्योंकि वो तो सैलरी का पार्ट है। नॉन कंपीटिंग फीस है तो वो टैक्सेबल है सर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोग कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते सर, इनको जो मिलेगा उस पे जीएसटी है सर। आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, इसी का उल्टा लिख सकते हो कि सर मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनी के सीईओ, ठीक है, ये सब कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, इनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर सर ये आरसीएम वाला पॉइंट मैं आपको आरसीएम में जाके समझाऊंगा सर। ये मैंने आपको समझाया, कोई अगर एम्प्लॉय है जिसको रेम्यूनरेशन मिलता है सर, जिसका टीडीएस सेक्शन 192 में कटता है, तो सरकार बोलती है उस केस में वो एम्प्लॉय का जीएसटी की बात ही ना करो, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। पर अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, उसका टीडीएस 194J है सर। 194J क्या है सर? सर 194J प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, सर इनकम टैक्स पे पढ़ते हैं, तो सर 194J में कवर होता है, तो वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। और अगर एम्प्लॉय नहीं है तो सर वहां पर जीएसटी की बात आएगी। इसमें सबसे प्यारा याद रखना सर, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल सर्विस सर, याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोफेशनल सर्विस, इस पे लायबल टू जीएसटी, क्योंकि ये आज नहीं तो कल पूछेगा सर। क्योंकि ये इनकम टैक्स में टीडीएस मैंने रिवाइज कराया, उसमें रिवीजन में जो अमेंडमेंट था वो यहाँ कवर कहीं ना कहीं करके पूछ देगा सर, तो मेरे हिसाब से तो ध्यान रखना सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सर्कुलर्स है सर, देखो सर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस, समझो सर। सर वर्धमान सर दिल्ली से एप्पल कश्मीर से एप्पल मंगा रहे हैं, तो जिस ट्रक में एप्पल आ रहा है सर, ठीक है, वो ट्रक से जो आ रहा है, एप्पल के आने पे जीएसटी है, एप्पल पे जीएसटी है, पर जो ट्रक एप्पल लेके आ रही है सर, उस ट्रक के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है।
पर मान लो कल के दिन वो ट्रक रायपुर में, कश्मीर से रायपुर में बनने के लिए आ रही है, फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आ रही है, तो उस पे जीएसटी है। समझ आया? वैसे ही सेम केस में एयरक्राफ्ट इंजन के साथ भी है सर। अगर एयरक्राफ्ट इंजन फॉर द मतलब एसेसरीज पार्ट्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं सर रिपेयर पर्पस के लिए है, तो सर उस पे जीएसटी है। आईटीसी मिल जाएगा पर जीएसटी है सर, नहीं तो नहीं है सर। मैं फ्लाइट में बैठ के जा रहा हूँ, मैं जो फ्लाइट की सर्विसेज ले रहा हूँ उस पे जीएसटी है, बट फ्लाइट के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है सर। समझ आया? बट अगर कल के दिन वो फ्लाइट बनने जा रही है कहीं पर, तो सर अगर रिपेयर पर्पस के लिए जा रही है तो उस पे जीएसटी है। क्लियर? टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बड़ा सिंपल रखना सर। ये मेरी समरी बुक है सर, मैंने इसको प्रिंट के लिए दिया सर। अगर मैंने प्रिंटिंग के लिए दिया है, मेरा कंटेंट है, तो सरकार बोलती है इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर अगर प्रिंटिंग मतलब कंटेंट आप नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ लोगो एनवलप्स वगैरह डिजाइन्स वगैरह दे रहे हो, बाकी सामने वाला अपना पेपर सब कुछ अपना यूज कर रहा है, तो सरकार बोलती है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक है सर। अगर आप 26 जनवरी को सर, अगर आप किसी को 26 जनवरी को कोई फंक्शन कर रहे हो, उसमें गेस्ट एंकर को बुला रहे हो और उसको होनोरियम पे कर रहे हो, सरकार बोली उस पे जीएसटी है सर। सर कल के दिन अगर आप कोई जमीन बेच रहे हो और जमीन बेचने के लिए सर आप उसको लेबलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसकी ड्रेनेज लाइन बना रहे हो, आप कभी कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट देख लो, वो आपको लेबल करके ड्रेनेज लाइन बना के देगा, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि मेन पर्पस क्या था? जमीन बेचना। मेन पर्पस लेबलिंग करना थोड़ी था सर, इस पे जीएसटी नहीं है। नो क्लेम बोनस, ओ भैया जी मैं अपनी गाड़ी का बताता हूं सर। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस का अमाउंट कुछ आ रहा था 17,000 कुछ आ रहा था सर, ठीक है, अमाउंट एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 17,000। मेरे को ना 25% नॉन क्लेम बोनस मिला सर, नहीं 17 नहीं 20 था शायद, नॉन क्लेम बोनस मिला है 25% सर। ठीक है, तो 25% मतलब 5,000 नॉन क्लेम बोनस है सर। सर मेरी गाड़ी पे ना 15,000 पे जीएसटी लग रहा है सर, 18% इंश्योरेंस पे। नॉन क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस सर मेरे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता, इस पे जीएसटी की बात नहीं होती। ठीक है, बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? अब ये एकदम सिंपल है, मैं आपको इसको ना डायग्राम से समझा देता हूं तो आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर, वर्धमान सर। ठीक है, वर्धमान सर हिंदुस्तान लीवर के एम्प्लॉय, ठीक है, बहुत साल से हैं, लॉयल एम्प्लॉय है सर। ठीक है, यूनिलीवर होल्डिंग, हिंदुस्तान लीवर सब्सिडरी, बाप बेटा। यूनिलीवर ने हिंदुस्तान लीवर को बोला सुन भाई, मैं तेरे एम्प्लॉयज को ना मतलब वर्धमान सर को ई सौंप देती हूँ। यूनिलीवर ने हिंदुस्तान लीवर अपने बेटे के एम्प्लॉयज को क्या दिया? ई सौंप दिया। तो वर्धमान सर ने ई सौंप के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कुछ स्टार्टिंग में अमाउंट रहती, मान लो 20 रुपए पर शेयर था, वो वर्धमान सर ने हिंदुस्तान लीवर को दिया और हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर को 20 रुपए पहुंचा दिया। सरकार बोली इस 20 रुपए पे कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, तो इस पे जीएसटी नहीं है। पर मान लो अगर यूनिलीवर हिंदुस्तान लीवर को कितना रुपए बोलता? 20 रुपए, और वर्धमान सर से अगर हिंदुस्तान लीवर 25 रुपीज ले लेता, तो सरकार बोलती इस केस में हिंदुस्तान लीवर 5 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 5 रुपए एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज है और इस पे जीएसटी आ जाता। समझ आई बात? ये पिछली बार की सर्कुलर थी, पर ठीक है, अभी भी ध्यान रखने लायक। ठीक है, अब ये वाला बात है सर, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। वर्धमान सर की कार सर, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी खत्म, एकदम खत्म, एकदम ही खत्म हो गई सर। तो इंश्योरेंस कंपनी बोली वर्धमान सर को, सर हम आपको ना आईडीवी वैल्यू देंगे गाड़ी की। मैं बोला ये क्या होता है बे? बोले इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मैं बोला ये क्या होता है? बोले भैया गाड़ी की जितनी वैल्यू बची है हम आपको उतना देंगे, अब तो गाड़ी की ये हालत कर दियो बन नहीं सकती है।
मैं बोला ओके। तो अब ध्यान देना सर, मान लो उन्होंने इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू गाड़ी की कितनी दी वर्धमान सर को, 5 लाख रुपीस। अब वो जो कबाड़ पड़ा हुआ है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा वो कबाड़ का क्या होगा, बोले रुको ना सर हम बता रहे, वो कबाड़ हमारे हिसाब से 50,000 का है। तो हम जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आपको देने वाले हैं इसमें 50,000 माइनस करेंगे, हम आपको 4.5 लाख देंगे। ठीक है। सरकार बोली अगर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 डिडक्ट करती है और बचा हुआ बैलेंस अमाउंट देती है तो उस पर जीएसटी नहीं है। पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। पर मान लो इंश्योरेंस कंपनी 1.5 होशियारी दिखाई और उसने क्या किया, मेरे को 5 लाख रुपीस दे दिया और ये 50,000 डिडक्ट नहीं किया, तो सरकार बोली ये जो 50,000 स्क्रैप का था, आपकी गाड़ी के स्क्रैप का था, ये स्क्रैप वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा सर। समझ आया? क्लियर हुआ? एकदम सिंपल। अगर सर इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू पे अगर आपका स्क्रैप वाला पार्ट डिडक्ट हो जाए, बैलेंस अमाउंट मिले, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। पर अगर सर इंश्योरेंस कंपनी ने 1.5 होशियारी करी, वैसे तो कोई नहीं करता, पूरे इंडिया में पूरे मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं, आप जाके पता कर लो। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर फिर भी होशियारी दिखाई और अगर आपको इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू पूरी गाड़ी की रीइंबर्स कर दी और ये 50,000 रुपए डिडक्ट नहीं किया कबाड़ का, तो सरकार बोलती ये 50,000 जो डिडक्ट नहीं किया हम इस पे जीएसटी की बात करेंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? ये बड़ा सिंपल सर्कुलर मैंने आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। आप पढ़ना आराम से समझ आ जाएगा। फिर ये वाउचर की कहानी है सर, इसको समझना है। अभी आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप मेरे साथ बैठो और अच्छे से अमेंडमेंट पढ़ो सर। पहला अमेंडमेंट सर चालू करते हैं अपन सप्लाई अंडर जीएसटी का सर। बड़ा प्यारा सा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है एंड एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर बोल सकता हूं पूरे अमेंडमेंट जितने हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सप्लाई चैप्टर का पहला ही अमेंडमेंट है, बहुत प्यारा अमेंडमेंट है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल्स लेके समझाता हूं और मैंने एग्जांपल फ्रेम भी किया, डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भी, लिखा है मैंने, नोट्स बनाए हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पुरानी वाली बात याद दिलाता हूं, कहानी क्या थी सर। पहले क्या होता था, पहले मतलब फाइनेंस एक्ट 25 के पहले, मतलब मई स्टूडेंट के पहले जो जनवरी में स्टूडेंट दिए हैं उनके लिए कहानी ये थी सर कि उन लोग वाउचर के केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालते थे और उस पर जीएसटी चार्ज होता था। ये कहानी पहले थी सर। अब इन्होंने क्या किया, क्लैरिफिकेशन से इन्होंने बोला सर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, वाउचर के केस में जीएसटी नहीं है। तो वाउचर के केस में जब जीएसटी नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी वाउचर वाला टॉपिक डिलीट हो गया सर। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसको समझना है, बहुत आराम से काम को लेकर समझना है, बहुत पेशेंस से सुनना और समझना सर। सरकार ने बोला वाउचर ना 2 टाइप के होते हैं सर, एक होता है प्रीपेड वाउचर और एक होता है नॉट अ प्रीपेड वाउचर। मैं बोला ये क्या होता है यार, प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड वाउचर, ये कुछ अजीब टाइप की बातें। सरकार बोली ध्यान से सुनना सर, कोई भी पर्सन ध्यान से सुनना सर। मान लो वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके ना वहां पर एक वाउचर खरीदे और वो वाउचर ना 50 रुपए में खरीदे। ध्यान से सुनना सर, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके एक वाउचर खरीदे 50 रुपए का, ठीक है, और ध्यान से सुनना 50 रुपए दे के वो वाउचर खरीदे सर। ये जो हम पैसा दे के खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपेड वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर एक आध और कोई थोड़ा सा और कोई छोटा सा सिंपल बहुत प्यारा सा एग्जांपल, हर स्टूडेंट एक ना एक बार मॉल गया होगा, मॉल में गेम जोन होता है सर, गेम जोन में ना कार्ड बनता है सर, कार्ड, और उस कार्ड में ना हम पहले से पैसे डलवाते हैं सर, और जितना पैसा डलवाते हैं ना सर उतने का ही हम गेम खेल पाते हैं। ठीक, दैट कार्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सर। ये और एक अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि मॉल वाला एग्जांपल इसलिए दिया, हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो मॉल गया ही होगा सर, तो मॉल गया होगा तो उसने कार्ड देखा सर, अगर गेम जोन वो कभी गया तो सर, इवन आजकल तो फूड कोर्ट में भी यही अप्लाई हो रहा है सर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। जितना भी पैसा आप डलवाओगे उतना तक ही गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो मैं गेम जोन गया,
कार्ड बनवाया, कार्ड में 1000 रुपए डलवाया सर, तो सर मैं वहां पर गेम उतने का ही खेल सकता हूं जितना कार्ड में मैंने पैसा डलवाया, जो कि 1000 रुपए, उससे ज्यादा का गेम नहीं खेल पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? ये बैठा दिमाग में। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा मस्त है सर। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मैं ना शॉपर स्टॉप में परचेजिंग करने गया सर, ठीक है, और शॉपर स्टॉप से मैंने 3000 रुपए के कपड़े खरीदे। शॉपर स्टॉप वाले ने ना मुझे एक कूपन या वाउचर दिया सर, और बोला भैया जब आप नेक्स्ट टाइम खरीदने की करने आओगे ना सर, तो 500 रुपए मैं ऑफ कर दूंगा। मैं बोला ये 500 रुपए का जो वाउचर दे रहे हो, इसके लिए मुझे अलग से पैसे देना पड़ेंगे? बोले नहीं भैया, इसके लिए कोई अलग से नहीं, ये हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं सर। दिस इज कॉल्ड नॉट अ प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। नॉट अ प्रीपेड क्यों सर? इसके लिए मैंने पैसे किसी को नहीं दिए, यहां पर मैंने पैसे दिए थे, यहां पर मैंने पैसे नहीं दिए। बात समझ आई सर? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं सर मैंने। सर क्या ये यहां पर ये नॉट अ प्रीपेड में सर हम डोमिनोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, बहुत एग्जांपल भरे पड़े हैं सर। डोमिनोज वाला भी क्या करता है मेरे साथ, भैया अगली बार आओगे ना तो अगली बार आपको पिज्जा में 100 रुपए ऑफ कर देंगे, ये लो भैया कूपन लेके आना अगली बार। अरे बहुत कॉमन सी चीज है ये, बहुत कॉमन। ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस में आपसे बात कर रहा हूं, पूरे मार्केट में आप भी ये चीजें देखते हो, मैं भी देखता हूं, कभी तो घूमने निकलते होगे तो ये सब चीजें देखते हो सर। तो इन्होंने बोला सर कि अगर प्रीपेड वाउचर्स है या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या प्रीपेड नहीं है सर, प्रीपेड वो है जिसके लिए हमने पहले पैसा दिया है सर, प्रीपेड नॉट अ प्रीपेड मतलब जिसके लिए हमने पैसा नहीं दिया सर, हमें वो वाउचर मिला है सर। इन्होंने बोला सर अगर प्रीपेड वाउचर्स है, अगर प्रीपेड वाउचर्स है जिनका आप यूज करते हो, ठीक है, और उससे परचेस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, कितने का गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हो? जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है, जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है। तो सरकार बोलती है उस केस में वो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है हम उसको सर उस वाउचर को मनी की डेफिनेशन में कवर करते हैं, और मनी की डेफिनेशन में कवर करने का मतलब ये है कि सर गुड्स की डेफिनेशन से मनी बाहर है, सर्विसेज की डेफिनेशन से मनी बाहर है सर, तो इस वाले पार्ट पे जीएसटी की बात होगी ही नहीं। समझ आया? ये पहला किस्सा समझ आया? देखो यही लिखा हुआ है सर, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर इस केस में सर गुड्स ये जीएसटी की बात होगी ही नहीं सर। क्लियर ये? अब दूसरा केस जहां पर मेरे को डोमिनोज वाले ने, ध्यान से सुनना, बोला भैया अगली बार आना 100 रुपए ऑफ कर दूंगा पिज्जा का, क्या पैसा दिया मैं उसको इस वाउचर का? नहीं भैया वो तो वाउचर फ्री में मिला है, अगली बार जाऊंगा डोमिनोज तो यूज कर लूंगा। तो यहां पर वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट which creates an obligation of the supplier to accept it. नेक्स्ट टाइम जब मैं डोमिनोज जाऊंगा ना सर, तो वो वाउचर लेके जाऊंगा और उसको बोलूंगा ले ये पिछली बार पकड़ाया था, ए ले रख, ए ले रख, ऑफ कर, मुझे 100 रुपए ऑफ कर, ऑफ करना पड़ेगा, वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है वाउचर की, 100 रुपए ऑफ कर। समझ आया? चलो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं, मैं जहां रायपुर में रहता हूं उसका लाइव एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। रायपुर में ना जब यहाँ पर मेरी जहाँ क्लासेस हैं उसके पास में रिलायंस ट्रेंड है सर, ठीक है, तो नया नया रिलायंस ट्रेंड खुला था। अब रिलायंस ट्रेंड जो नया नया खुला था उसे पता है सर शॉपिंग का मार्केट गर्ल्स के दम पे चलता है, लड़कों की इतनी खास कुछ इज्जत नहीं है शॉपिंग के नाम पे। तो अब उसे सर रिलायंस ट्रेंड में गर्ल्स को शॉपिंग के लिए बुलाना था, तो कैसे करे उसने स्टार्टिंग में एक नई स्कीम निकाली थी सर कि अगर आप 2000 से ऊपर का परचेस करते हो रिलायंस ट्रेंड में तो आपको 500 का कूपन या वाउचर दे देता था। जब आप नेक्स्ट टाइम परचेस करने आते थे तो उस कूपन का आप यूज करके 500 ऑफ क्लेम कर सकते थे सर। भयानक गर्ल्स शॉपिंग में गए सर, बहुत सारे लोग शॉपिंग में गए वहां पर, ऐसा नहीं बॉयज नहीं गए, बॉयज भी गए, गर्ल्स भी गए, बहुत लोग शॉपिंग में गए सर। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वाउचर लेके गए तो अब आप समझो सर, एक लड़की जिसने 1000 रुपए का नेक्स्ट टाइम टॉप खरीदा उसके लिए सर 500 ऑफ हो गया और 500 का ही टॉप पड़ा उसे, नॉट अ पीपीआई। समझ आया? ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिया सर। सप्लायर जिसने हमें वाउचर दिया था उसका ऑब्लिगेशन है कि उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
उसी ने तो दिया था ना सर। हाँ, वैलिडिटी 6 मंथ थी, 6 मंथ के अंदर ही आपको करना पड़ेगा परचेस। सरकार ने बोला अगर वो नॉट अ पीपीआई है तो इस वाउचर को हम किस में कवर करते हैं? एक्शनेबल क्लेम में कवर करते हैं। एक्शनेबल क्लेम है ये? सरकार बोली समझ, एक्शनेबल क्लेम याद है? तू गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था? मैं बोला हाँ। शेड्यूल 3 में पढ़ा था? मैं बोला हाँ। सरकार को मैं बोला 1 मिनट, आप शेड्यूल 3 में डाल रहे हो इस वाउचर को? सरकार बोली समझदार हो गया तू, शेड्यूल 3 में डाल रहे हैं, हम इसको एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब याद है ना सर, जहां पर हम किसी से कोई क्लेम के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं सर, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में है सर। तो अगली बार मैं वाउचर लेके जाऊंगा और वो 500 रुपए क्लेम करूंगा और रिलायंस वाला अगर मेरे को वो 500 रुपए क्लेम करने नहीं दिया तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा। एक्शनेबल क्लेम में कवर कर दिए, शेड्यूल 3 में कवर कर दिए, तो इसका मतलब इस पे भी जीएसटी की बात नहीं है सर। वाह, तो सर फिर हम पढ़ क्यों रहे? अरे मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, अमेंडमेंट है, वाउचर की कहानी बदल गई, दुनिया बदल गई है सर, और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक दुनिया बदली है सर। ये आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत जबरदस्त दुनिया बदली है वाउचर की। समझ आ रही है बात? अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा ना, ऐसा मत सोचना कि इसका एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूं सर, ठीक है? तो चलो अभी अपन इतना पढ़े, आओ इतने का मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो सर, मैंने ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है सर, ठीक है? अब देखना सर, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया सर, मैं इस पे गोदागादी नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने एंड पे प्रिंट आउट निकाल के गोदागादी कर लेना सर। सर पीपीआई वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाउचर, मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर, मॉल, ठीक है, मॉल, गेमिंग जोन, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, फूड कोर्ट, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर। तो सर अगर प्रीपेड वाउचर है तो इस पे जीएसटी की बात नहीं है सर, क्योंकि इसे मनी की डेफिनेशन में कवर किया गया, और मनी सर गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन से बाहर है सर। तो देखो सर, एबीसी एक बैंक है जिसने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड दिया सर ऑफ ₹5000, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एनी स्टोर में यूज कर सकते हो। मिस्टर एक्स करके एक पर्सन था जिसने सर 5000 रुपए दे के ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीदा है सर, खरीदा है ये गिफ्ट कार्ड 5000 रुपए दे के सर, दे के, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पैसा दे के, ठीक है? तो सर ये कार्ड कवर हो गया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में। अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में कवर हुआ तो ये मनी की डेफिनेशन में कवर हुआ, तो इसका मतलब ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। आई बात समझ? आगे बात देखो सर, अब कल के दिन सर प्रीपेड कार्ड लिए है सर, तो मिस्टर एक्स उसको कहीं यूज तो करेगा। कल के दिन मिस्टर एक्स उसको लेके जाता है और उस कार्ड को ले जाके कपड़े खरीदता है, और मान लो वो कपड़े 5000 के खरीदता है, तो सर अगला क्वेश्चन आपके में मन में ये आएगा, सर जो पर्सन कपड़ा सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? यस सर, वो क्यों नहीं करेगा भाई? एक मिनट, वो क्यों नहीं करेगा सर? वो तो 5000 का सर कपड़ा बिल, उस पे 18% जीएसटी चार्ज करेगा, 5900 होगा, और उसमें उसमें क्या होने वाली कहानी सर, कि मैं 5000 का कार्ड यूज कर लूंगा, 900 मुझे पे करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अगला सर, नॉन पीपीआई वाउचर्स, अरे इसका तो प्यारा एग्जाम्पल दिया सर, डोमिनोज का वाउचर, ठीक है, आपको रिलायंस ट्रेंड का दिया था मैंने एग्जाम्पल। अरे बहुत मार्केट में पड़े पड़े हैं यार, भरे पड़े ये एग्जाम्पल्स, भरे पड़े, एक बार आजू बाजू निकल के देखो यार, शॉपर स्टॉप में यही चलता है, डोमिनोज में, रिलायंस ट्रेंड में, पूरे ब्रांड्स यही करते हैं। आइए आप अगली बार आइए, हम 100 रुपए ऑफ कर देंगे, 10% ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, नॉन पीपीआईस। तो इनका एग्जाम्पल देखो सर, एक XYZ था, रिटेलर था, जो अपने 2000 दिवाली गिफ्ट वाउचर इशू किया सर, जिसको इसने बोला सर कि आप एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जो मेरी शॉप में है, आप उसी में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। उसने सबको दिवाली गिफ्ट वाउचर दिया और बोला भैया ये वाला जो वाउचर है ये मेरी दुकान में यूज होगा। डोमिनोज वाला समझ लो सर, डोमिनोज वाले ने आपको 100 रुपए का वाउचर दिया और वो बोला भैया मेरे ही पिज्जा में यूज करना, जाके पिज्जा हट में मत यूज कर देना, और होगा भी नहीं, ठीक है? तो अब जो भी पर्सन उस वाउचर को खरीदा होगा या उसे वो वाउचर मिला होगा, अब वो कहां जाके यूज करने वाला है सर? ऑब्वियस सी बात है, डोमिनोज में। तो यहां पर भी वही बोला मैंने सर, वो XYZ के स्टोर में जाएगा, उस स्पेसिफिक गुड्स के लिए यूज करेगा, और उस वाउचर को हम क्या मान लेंगे सर? एक्शनेबल क्लेम मान लेंगे, और एक्शनेबल क्लेम मान के शेड्यूल 3 में कवर कर देंगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? क्रिस्टल क्लियर? अच्छा,
अब एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, आपने बोला था सर डोमिनोज का 100 रुपए का वो कूपन है आप यूज कर लोगे। मान लो आप डोमिनोज में गए और डोमिनोज का पिज्जा 150 का था सर, तो आपने तो 100 रुपए का कूपन यूज कर दिया सर। सर मान लो डोमिनोज सर 5% जीएसटी चार्ज करता है, तो सर 150 प्लस 5%, ये आ जाएगा 15 5 से 75, तो ये 225 हो जाएगा सर। आपके पास 100 रुपए का वाउचर था, क्या आपको 125 पे करना पड़ेगा? हाँ सर, मेरे को तो पे करना ही पड़ेगा, जीएसटी चार्ज ऑन प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू पे तो जीएसटी चार्ज होगा सर। मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूँ जीएसटी से, प्रोडक्ट को नहीं, वाउचर को छोड़ रहा हूं। देखो मैंने इसलिए वापस लिखा सर, मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूं, प्रोडक्ट को नहीं सर, प्रोडक्ट पे तो जीएसटी लगेगा, वाउचर्स की कहानी बदली है सर। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, बहुत कहानी है सर इसमें, बहुत मजेदार अमेंडमेंट हुआ ये। अब हुआ क्या ये देखो, वाउचर मार्केट में पहुंचाने का दो तरीका है। एक, खुद जाके वाउचर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक एक पर्सन को वाउचर पकड़ाते जाए। दूसरा है किसी एजेंट अपॉइंट कर ले और एजेंट के थ्रू मार्केट में वाउचर सप्लाई करे। दोनों चीजें हो सकती है सर। अगर आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहे हो सर, मतलब सर इसका भी मैंने एग्जांपल लिया है, मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा सर। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को वाउचर्स सप्लाई कर रहा है और उसके बीच में मार्जिन जोड़ रहा है, तो इस मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। पर सर अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो इस कमीशन पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? समझ आया? नहीं आया? चलो आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान दो। अरे यार एग्जाम्पल कहां गया? ये देखो सर, सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, कैसे? सर एमएनओ डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने 10,000 वाउचर खरीदे, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, मतलब प्रीपेड नहीं है सर, और 10,000 वाउचर खरीदे 1,000 रुपए में सर, ठीक है, फ्रॉम XYZ रिटेलर एट 950, 1,000 रुपए के वाउचर 950 में 10,000 वाउचर्स खरीद लिया इसने XYZ से। अब कल के दिन इस वाउचर को 980 में बेच दिया सर, तो 30 रुपीज का मार्जिन हो गया इसका। सरकार बोली ये जो 30 रुपीज का मार्जिन है ना, इस पे जीएसटी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इन वाउचर माना जाएगा, इस मार्जिन पे सर जीएसटी नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर मान लो इसने जो 10,000 वाउचर है ये कॉर्पोरेट को सप्लाई किया, कल के दिन कॉर्पोरेट भी तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, इस वाउचर का यूज करेगा। सर क्या गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है? हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है, पर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। आ रही बात समझ? अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट काम किया सर, एजेंट काम किया मतलब कमीशन बेसिस में चल रहा है सर, कि मैं आपका एजेंट, मैं आपका वाउचर्स सप्लाई करवाऊंगा, इधर उधर खाने का पीने का ये वो। तो सर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है सर, कमीशन चार्ज करता है। अब ये कमीशन चार्ज करता है फॉर मार्केटिंग, प्रमोशन, सब चीजों के बेसिस में वो अपना कमीशन चार्ज करता है। सरकार बोली भैया ये कमीशन है और कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, वाउचर्स की वैल्यू पे जीएसटी नहीं है, कमीशन पे जीएसटी है। सर इन शॉर्ट हमसे क्या चाहते हो एग्जाम में? सर हमसे भी तो कुछ चाह रहे होगे ना। इन शॉर्ट क्रक्स एग्जाम में आप यही याद रखेंगे, एकदम क्रक्स, एट द एंड क्रक्स लाइन बोल रहा हूं सर। वाउचर्स अगर पीपीआई है, ठीक, मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है सर, जीएसटी सोचना ही मत। नॉन पीपीआई वाउचर है सर, एक्शनेबल क्लेम है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं है, जीएसटी से बाहर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, बीच में मार्जिन जोड़ता है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट सप्लाई कर रहा है सर, और बीच में अपना कमीशन खाता है, उस कमीशन पे जीएसटी है। बस ये इतना ही है कहानी, इतना ही है कहानी और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया सर। वाउचर की कहानी ना बहुत बहुत जबरदस्त है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटा मोटा मार्केट मत समझना सर, इसको इसलिए बोल रहा हूँ छोटा मोटा मार्केट मत समझना, क्योंकि रीजन ये है सर, आप समझो नवरात्रि में गरबा होता है, उसमें फुट कूपन वाउचर्स मिलते हैं सर,
सर अपन मॉल्स में घूमने जाते हैं सर, बहुत लोग हैं जो बाहर खड़े होकर आपको वाउचर्स पकड़ाते, भैया जाएंगे तो इस शॉप में 10% ऑफ, इस शॉप में ये हो जाएगा सर। वो वाउचर्स फ्री में मिलते हैं सर, नॉन पीपीआईज होते हैं सर। बहुत वाउचर की कहानी है सर, मार्केट बहुत बड़ा है सर, इसमें मार्केट बहुत बड़ा है सर। आ रही बात समझ? तो वाउचर से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, को ब्रांडिंग है, आप लोग देखे हो कभी वाउचर के पीछे इतनी सारी चीजें छपी रहती है, स्पॉन्सर्ड बाय, को ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एडिशनल सर्विसेज, ये सब अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी है सर, इस पे जीएसटी है सर, क्योंकि ये अलग से सर्विसेज होती है, एक्स एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज, ये सब इन पे जीएसटी है सर। पर मान लो कोई ऐसे वाउचर है जो आपने लोगों को तो दिया बट लोग उस वाउचर को यूज ही नहीं किए, भूल गए सर, घर में पड़ा रह गया, भूल गए, यूज ही नहीं किए, दिमाग ही नहीं आया सर, तो सरकार बोली अनरिडीम जो वाउचर होते हैं सर, उन अनरिडीम वाउचर्स पे कोई जीएसटी की बात नहीं है सर। जो वाउचर रिडीम ही नहीं हो पाए, यूज ही नहीं हो पाए, उनमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आया? उसमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। क्लियर हुआ ये सबको? ये मैंने आपको वाउचर की पूरी कहानी समझाई, बड़ी जबरदस्त थी, विथ एन एग्जाम्पल समझाया। आई होप वाउचर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के और अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। अब ये एक सर्कुलर है जिसको लेके स्टूडेंट्स को बहुत डाउट कि सर क्या कहानी है और क्यों कंफ्यूजन है। मैं आपको समझाता हूँ, आराम से सुनना। हम ना शेड्यूल 2 में एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर किए थे हम। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मतलब एक ना बहुत फेमस डायलॉग है सलमान खान का कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जा बे मैं नहीं करूंगा, ये माफ किया, जाते को छोड़ दिया, बट ये जो मैं तेरी खातिर नहीं कर रहा हूं इसके लिए मैं तेरे से पैसा लूंगा। टू टॉलरेट एन एक्ट, ठीक है, इसके बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं सर, मैंने इसीलिए इसको रखा है, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। एक टीचर आया मुझे बोला सर आप टैक्स पढ़ाना छोड़ दो, मैं बोला जा रे तेरे लिए टैक्स पढ़ाना छोड़ दिया, पर छोड़ा 50 लाख रुपए दे। सरकार बोली वेरी नाइस, इस पे जीएसटी है। ठीक है, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, सहना, सहना किसी चीज को सहना। एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल सर, मेरी दुकान थी, मेरी दुकान के सामने ना पाव भाजी वाला ठेला लगा रहा था, मैंने बोला जा बे लगाने दिया, परसुन रोज का 1000 रुपए लूंगा तेरे से। टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, किसी के लिए कुछ कर देना। ठीक है, किसी के लिए कुछ करके दे देना, एकदम सिंपल सर। मान लो मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री के बाजू में एक घर है और मेरी फैक्ट्री की चिमनी से ना धुआं निकलता है, तो वो घर वाले ना जीते जी मर जाएंगे, तो वो घर वाले आके मुझे रिक्वेस्ट किए सर प्लीज वो आपकी चिमनी में फिल्टर लगा दीजिए। जा तू भी क्या याद रखेगा, लगा दिया, ले सर। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, किसी के लिए कुछ कर देना सर। तो सरकार बोलती इन तीनों चीजों को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और इस पे जीएसटी है। क्लियर हुआ ये बात? बैठा दिमाग में? आओ आगे। अब दिक्कत कहां पर आ रही है, कंफ्यूजन कहां पर होता है सर? ये सब चीजें जो है ना सर, ये एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है, टू टॉलरेट एन एक्ट है, या टू डू एन एक्ट है, पर इन सब को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, और इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है। इसमें मैं नीचे से चालू करूंगा बताना, फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें स्टूडेंट फंस रहे हैं। सबसे पहला है कैंसिलेशन चार्जेस। ये तो कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, नहीं तो हो जाएगा सर। रेलवे टिकट या फ्लाइट की टिकट, कहीं पर भी कैंसिलेशन चार्जेस हो सकते हैं, होटल बुकिंग में कैंसिलेशन चार्जेस। ठीक है, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है, कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी नहीं है सर। सर क्योंकि आप एक बार बताओ, अपन होटल बुक इसलिए थोड़ी करते हैं कि आहा आज होटल बुक किया, आज तो कैंसिल करके रहूंगा। अबे ये कैसे नवाबी शौक है?
कैंसलेशन चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं ताकि लोग होटल बुकिंग के बाद आखिरी टाइम कैंसिल ना किया जाए। समझ आया? कैंसलेशन चार्जेस, इस पे जीएसटी नहीं है सर। फिक्स चार्ज कलेक्टेड, सर जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है सर, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो ना करो, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज लगता ही है मीटर का। करोगे तो लगेगा, नहीं करोगे तो भी लगेगा सर। लेट पेमेंट चार्जेस, आप एक बार कभी, मैं तो एयरटेल का बिल लेके वो बिल बोल रहा हूँ, वाईफाई लेके बैठा हूँ सर, लेट पेमेंट होता है 100 रुपये चार्ज कर देते हैं लेट पेमेंट का। पर सर लेट पेमेंट चार्जेस पे जीएसटी नहीं लेते सर। वो लेट पेमेंट चार्जेस इसलिए ले रहे हैं ताकि वर्तमान सर लेट ना करें। उनको मजा थोड़ी आता है सर, आप लेट पेमेंट करो ही मत, आपसे लेंगे ही नहीं 100 रुपये कभी, इस पे जीएसटी नहीं है सर। बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड, सर मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा बट कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर इंटर्नशिप में एम्प्लॉयज से ना बॉन्ड भरवा लेते हैं कि भैया सुन, तू जितने टाइम ट्रेनिंग कर रहा है ना 2 साल के लिए बॉन्ड है, तू 2 साल हमारे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, बॉन्ड। ठीक है, तो सर अगर कल के दिन तू छोड़ के गया तो लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी तेरे को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, या 12 मंथ्स की सैलरी तेरे को रिटर्न करना पड़ेगा सर। बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड, एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत है, बहुत होता है, ये बहुत होता है सर। सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सामने वाला एम्प्लॉयमेंट छोड़ के ना जाए सर। पेनल्टी पेड, पेनल्टी पेड, सर पेनल्टी काहे के लिए हो सकता है सर? फॉर अनअकाउंटेड स्टॉक, सर आप माइनिंग कर रहे हो सर, आप वो केजीएफ में नहीं देखे हो, इलीगल माइनिंग, जितना अलाउड है उससे ज्यादा माइनिंग करके आप गोल्ड निकाल लिए, तो सर आपने एक्सेस किया, अनअकाउंटेड स्टॉक रखा, सरकार आपसे पेनल्टी ले रही है, इस पे जीएसटी नहीं है सर। चेक डिसऑनर, ये तो कभी कभी ना कभी आज तक तो सुने ही होंगे कि सर लोगों के चेक डिसऑनर होते हैं, सर चेक डिसऑनर पे जीएसटी नहीं है सर। बैंक को मजा नहीं आता चेक डिसऑनर चार्जेस लगाते हुए, बैंक इसलिए चेक डिसऑनर चार्जेस लगाती है ताकि लोग चेक को मतलब लापरवाही से यूज ना करे, तमीज से यूज करे, ढंग से यूज करे सर। पेनल्टी चार्जेस बाय द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फ्रॉम द, वो पेनल्टी कब लेते हैं सर? जब आप बहुत लेट पेमेंट करो, गलत पेमेंट करो, कुछ ऐसा रहे तो पेनल्टी लेते हैं सर। इन सब पे जीएसटी नहीं है। अब अगला ध्यान से सुनना, इसी के लिए तो सब बैठे हो ना, ये ध्यान से सुनना। लिक्विडेटेड डैमेजेस, पहले तो ये होता क्या है, पहले तो ये होता ही क्या है सर? एक एकदम प्यारा एग्जांपल बताता हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हैं कि मैं आपको इनकम टैक्स जीएसटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मान लो मेरी फीस 10,000, ठीक है, और आप मेरे को फीस 10,000 दोगे, ठीक, और आप फीस दिए बिना नहीं भगोगे और मैं बिना पढ़ाए पूरा कंप्लीट किए नहीं भगूंगा। दोनों में से जो भी पार्टी पहले भगी, ठीक है, मान लो मैं पढ़ाया नहीं, जीएसटी पढ़ाया, इनकम टैक्स पढ़ाया नहीं, भग गया, या इनकम टैक्स पढ़ाया, जीएसटी पढ़ाया नहीं, भग गया, आप फीस दिए बिना भगे, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी तो वो दूसरे पार्टी को सर 1 लाख रुपीज डैमेजेस देगी। मैं आपको चलो एक हिंट कर देता हूं, बाकी तो आप स्टूडेंट स्मार्ट हो। रायपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हो चुका ही है, ठीक है, जिसने क्या किया था, स्टूडेंट्स का एडमिशन्स ले लिया, हम पढ़ाएंगे, कोविड में हुआ था, जाके गूगल कर लेना, बहुत फेमस किस्सा है, कोविड में हुआ था, और क्या बोलते हैं, हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे करके फीस ले लिए थे, पढ़ाए नहीं थे सर। मई 2020 और नवंबर 2020 के स्टूडेंट से फीस ले लिए थे, पढ़ाए नहीं थे, तो जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स थे सब ने केस कर दिया सर। पैसे तो रिकवर हुए ऑब्वियसली, और भी बहुत सारी कहानियां हुई, वो कोचिंग रायपुर से ही हट गई, ठीक है, बहुत कहानियां हुई सर। लिक्विडेटेड डैमेजेस सर, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन है सर कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, दोनों में से जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो 1 लाख रुपए दूसरे को कंपनसेट करेगा। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से अगर डैमेजेस मेंशन हो तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डैमेजेस मेंशन हो तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डैमेजेस मेंशन्ड हो उस पे जीएसटी नहीं होता है, उस पे जीएसटी नहीं होता है। आई बात समझ? अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग, मैं 2-3 बार रिपीट किया तो आपको लगा सर पागल हो गए, नहीं, कुछ कारण से बता रहा था सर। सर कॉन्ट्रैक्ट वर्धमान सर और स्टूडेंट्स के बीच में हुआ था, ठीक है सर, 1 लाख रुपए की बात थी सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस
कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन था सर। सरकार बोलती है इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है। इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं सर। इट्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी। अब हुआ ये पहला वाला केस। दूसरा, वर्धमान सर, स्टूडेंट सर, ठीक है सर, वही पढ़ाने वाली बात है, मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाया, फिर ना स्टूडेंट लोग को डाउट हुआ, साला वर्धमान सर चोर है और कहीं भग गए तो कल के दिन साला हम लोग तो पैसा पूरा दे दिए, हमारा पैसा ना डूब जाए, और हमें डर लग रहा है कि वर्धमान सर भग जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, ध्यान से सुनना, आप लोगों ने क्या किया, वर्धमान के सर के साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए और लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक अलग ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें सिर्फ डैमेजेस पर्पस रिकवर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और उसमें आपने स्टूडेंट्स ने लिखा कि अगर सर आप भग गए हमें जीएसटी बिना पढ़ाए तो सर हम आपसे डैमेजेस लेंगे। ये सर मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ठीक है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना के ये चीज करवाया है। सरकार बोली इस पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी है। आई बात समझ? तो सर हम एग्जाम में क्या ढूंढे, अरे ढूंढना कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस की सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है सर। तीसरा, ध्यान दो, अभी बहुत जरूरी है सर, वर्धमान सर इस बार गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, ठीक है, और गवर्नमेंट को बोले सुन भाई तेरे को ब्रिज बना के दे देंगे। गवर्नमेंट बोले ठीक है बना दे, क्या दिक्कत है, तू बना, हम तेरे को पैसा दे देंगे। हमारे और गवर्नमेंट के बीच में बात ये हुई कि सर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस होगा, ठीक है। तो सरकार इसमें बोली कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना सर, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो लिक्विडेटेड डैमेजेस का, तो ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। सर क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस का पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट स्मार्ट है, इसे एग्जेम्प्ट कर दी सर। इसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर क्यों, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट होता तो वो तो वैसे ही बाहर था सर, उस पर जीएसटी की बात ही नहीं थी सर। आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गवर्नमेंट के साथ लिक्विडेटेड डैमेजेस का, तो उस केस में सरकार ने इसको एग्जाम कर दिया, अपने लिए एग्जाम कर दिया, हमारे लिए तो लंका लगी हुई है, हमारे लिए तो अभी भी जीएसटी है। क्लियर हुआ? अब तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लियर हुआ होगा पक्का, ठीक है। इसके बाद आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यही चीज मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई सर। आओ सर, अब बात आती है सर व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट क्या है सर, बहुत सिंपल, मैंने आपको बोला सर आप मेरी क्लासेस लोगे तो क्लासेस के साथ बुक्स, दिस इज कंपोजिट, नेचुरल बंडल्ड है सर। जो प्रिंसिपल रेट पे टैक्स लगेगा, मेरे पढ़ाने पे जो टैक्स लगेगा वही बुक्स पे भी टैक्स लगेगा सर। तो मिक्स क्या होता है भाई, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। सर ये कैसी बकवास है, बोले हाँ यही बकवास को नॉट नेचुरली बंडल्ड बोला जाता है। और सरकार बोलती है सुनो, लाइफ इंश्योरेंस में 5%, वर्धमान सर के पढ़ाने में 18%, सरकार बोली हाईएस्ट वाला रेट लगाएंगे सर हम, ठीक है, हाईएस्ट वाला रेट लगाएंगे। साले लाइफ इंश्योरेंस अलग बिकता है, पढ़ाना अलग चलता है, ये दोनों को कैसे कंबाइन कर दिया, ये दोनों अलग अलग चलते हैं सर, समझ आया? यहाँ पर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप जबरदस्ती। क्लियर हुआ? कंपोजिट मिक्स समझ आया? एग्जाम सप्लाई क्या होता है, जो नील रेट पे होता है, जो कि होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर इंक्लूड नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल भी एग्जाम पे आता है। और नॉन टैक्सेबल मतलब कौन है भैया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ध्यान रखेंगे सर, नॉन टैक्सेबल सर, ठीक है, जिसमें जीएसटी लेविएबल की बात ही नहीं होती है सर, ठीक। ये देखो मैंने आपके लिए लिख दिया सर, शेड्यूल 3 आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट क्वालिफाई एज नॉन टैक्सेबल। इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे शेड्यूल 3 को, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस सर। क्लियर हुआ सबको, बैठा ये दिमाग में?
क्रिस्टल क्लियर। ये हमने सर सप्लाई चैप्टर पूरा रिवाइज किया, आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, यही तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी तो इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिनके सब के रिविजन लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।